Welcome to Yogiram Podcast. Today we have a special guest, Dr. Poonamji, a renowned spiritual healer and Vastu consultant. Dr. Poonamji specializes in various healing practices, including Reiki, Tarot, reading, and numerology. With over 5 years of experience, she has been transforming lives through her profound knowledge and skill. Dr. Poonamji has been recognized as India's Iron Lady of the Year 2022 by MTTV India and has received an honorary doctorate from the Magic Book of Records. Known for her 100% accurate predictions, she addresses real life issues such as political predictions, love marriages, financial challenges, job opportunities, relationship troubles, health concerns, and much more. Her expertise in Vastu and healing services is not only powerful but also yields positive results. If you are seeking spiritual guidance or support to heal various aspects of your life, Dr. Poonamji is here to help. So let's dive in and explore the incredible insights and wisdom she has to share. वेरी वार्म वेलकम पूनम मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है योगीराम पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गॉड गुरु एंजल्स और मेरे इतने सारे मेंटर्स जिन्होंने मुझे सही गाइडेंस दी, सबको सही से सिखाया, उन सभी को धन्यवाद करती हूँ। अपनी फैमिली को, आपको और खुद को और मेरे वो क्लाइंट्स को सभी को धन्यवाद करती हूँ जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। सो वंस अगेन थैंक यू एवरीवन, थैंक यू गॉड गुरु एंजल्स, मेंटर्स, फैमिली एंड ऑल माय क्लाइंट्स एंड एवरीथिंग। थैंक यू। Ma'am, moving to the first question and the most important, please share your journey of becoming a spiritual healer. शुरुआत ऐसी हुई थी कि मैं YouTube में स्क्रॉल कर रही थी जहां मुझे साइदिसा आर्मी हीलर के बारे में दिखा था। मुझे तब कोई आइडिया नहीं था कि क्या है हीलर, क्या होते हैं, हीलिंग्स क्या होती है, इस मोडालिटी ओकल के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। बस मैं वो स्क्रॉल करके देख रही थी, लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे। इसी तरह मैं उसको स्क्रॉल करते हुए थोड़ा देखते गई, 2-3 दिन तक मुझे कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, पर मैं देखती रही। फिर मैंने अपनी फ्रेंड से शेयर किया कि ये क्या होता है, ये क्या है। तो वो फ्रेंड को थोड़ा बहुत नॉलेज था, उसने मुझे बताया। तो उसमें एक फॉर्म आता था कि अगर आपको किसी तरह की हीलिंग चाहिए, जैसे आप अगर फाइनेंशियल या हेल्थ के लिए या किसी भी अपने लाइफ में कोई भी तरह का स्ट्रगल देख रहे हैं या आप स्टक फील कर रहे हो, तो आप हीलिंग ले सकते हो। मैंने वो फॉर्म भरा और मैंने उसे वहां पे सबमिट कर दिया। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे अंबिका जी मेरे फर्स्ट हीलर थे जिन्होंने मेरी हीलिंग स्टार्ट की थी। एंड मेरा पहले यही था कि मेरे लाइफ में जो भी फाइनेंशियल में जो इश्यूज देखती हूँ, मैं उसके लिए हीलिंग लेना स्टार्ट करी। बहुत अच्छी हीलिंग चल रही थी 3-4 महीने तक और मैं लाइफ में देख रही थी। मैं आगे बताऊंगी कि हुआ क्या था, पर अभी बताऊंगी कि 3-4 महीने में मुझे बहुत कुछ अच्छा लगने लगा। पहले पॉजिटिविटी लगने लगी, मैं थोड़ा खुश रहने लगी, एनर्जेटिक फील करने लगी, सोचने समझने का नजरिया बहुत अच्छा और डिफरेंट हो गया था। तो इस तरह की छोटी छोटी चेंजेस मैंने देखने लगी। फिर एक दिन अंबिका जी ने ही मुझसे कहा कि तुम हीलर क्यों नहीं बनती हो। तो मैंने कहा वाई, मतलब मैं कैसे, क्यों। मुझे लगता था हीलर मतलब बहुत बड़ी पद्धति होती है, उसके लिए बहुत बड़ा बहुत कुछ करना पड़ता है, तो मैंने मना कर दिया था। पर उन्होंने मुझे ठीक से समझाया, सही से गाइडेंस किया और साइदिसा के और भी जो सीनियर हीलर्स थे उन्होंने मुझे सही से समझाया, गाइडेंस दिया। और तभी हमारे गुरु माँ दी जान माही, आई एम सो ग्रेटफुल ब्लेस्ड, उन्होंने पवन अथवा का एक सेशन रखा था। तो मुझे उन लोगों ने कहा कि तुम वो अटेंड करना। मैंने वो सेशन अटेंड किया, समथिंग वो डोर्स खुल गए। कुछ नहीं था, गुरु माँ ने एक सेशन हीलिंग से रिलेटेड कंडक्ट किया था। दैट वाज माय ट्रांसफॉर्मेशन। तब जैसे कोई एनर्जीज मुझसे कनेक्ट हुए, मुझसे कहा कि हाँ मैं एक हीलर बन सकती हूँ। मैं इस फील्ड में फिर आगे गुरु माँ ने मुझे अटेनमेंट दिया और मेरी जर्नी वहां से एज ए हीलर स्टार्ट हुई थी। Great, ma'am. Great, ma'am. Ma'am, moving to the next question, what inspired you to specialize in Vastu, Reiki, and other spiritual practices? मैम इसके बारे में प्लीज डिटेल में बताइए। मैं आंसर देने से पहले ये बताऊंगी कि आप ओकल्ट को नहीं चुनते, ओकल्ट आपको चुनता है। ये बात मैं बहुत बहुत यकीन के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि मैं इनमें से किसी को नहीं चुनी। एक एक चीजें आती गई और मुझे लगता था कि मुझे नहीं करना चाहिए, बस ये हीलर बन गए। मैं इस तरह से सोच रही थी, पर वास्तु बार बार आ रहा था। जब हम ओकल्ट प्रैक्टिशनर में आते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हीलिंग लेते हैं, हीलिंग देते हैं, इस तरह कुछ करने लगते हैं ना, आपके ऑरा क्लेंस होते हैं और आपके सामने वो चीजें आने लगती जो आपकी लाइफ में जरूरी होता है। तब इसी तरह से वास्तु से रिलेटेड मेरे पास बहुत कुछ आ रहा था। तो मुझे लगा ये कोई इशारा है। मैं बहुत बिलीव करती हूँ यूनिवर्स, गॉड, गुरु, एंजल्स में। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने फिर वास्तु सीखा। वो मेरे लिए आई ओपनिंग था। वास्तु के हिसाब से मेरा घर बहुत गलत था
और मुझे इसके लिए बहुत मतलब मैं अगर हीलिंग कर लेती, मैं कुछ भी कर लेती, वास्तु को नहीं सुधारती तो मैं और कुछ नहीं आगे बढ़ सकती थी, क्योंकि बहुत कुछ खराब था। तो वास्तु सीखना मतलब मेरे लिए ये था कि ईश्वर की कृपा से, आशीर्वाद से, गाइडेंस से कि आप वास्तु सीखो और खुद का करो। तो मैंने नहीं सोचा मैं दूसरों की करूंगी, मैंने अपने घर का किया और मुझे बहुत कुछ समझ में आ गया और मैंने तुरंत घर शिफ्ट किया। रेकी में लेवल 1 पे आप नहीं रुकते, 1 2 पे नहीं रुकते, आपको रेकी में ग्रैंड मास्टर लेवल 3 तक जाना पड़ता है और बहुत सारी चीजें होती है रेकी में, जैसे फाइनेंस का होता है, मनी का होता है, एंजल्स का होता है, अटूनमेंट्स होते हैं, साइन होती है। तो जब मैं रेकी 1 में तो आ गई तो वो मैं सिर्फ खुद के लिए कर सकती थी। जब मैं 2 के लिए आई, लेवल 2 होता है, तो उसमें मैं जो आसपास मेरी चीजें हैं जैसे पेड़ पौधे, एनिमल्स या पर्सनल कोई पर्सन जो मेरे सामने हो तभी कर सकती हूँ। 3rd लेवल के बाद ही आप दूर के लिए कर सकते हो, जो आपसे काफी दूर हो, चाहे कहीं भी हो आप कर सकते हो। तो इस तरह रेकी के लेवल बढ़ने लगे, मुझे और सारे अपॉर्चुनिटीज आने लगे, जैसे प्राणिक हीलिंग हो गया, लामा फेरा हो गया, मनी से रिलेटेड हो गया, डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स है, इन सब के मुझे इंटरेस्ट आने लगे। मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिसेस भी कंटिन्यू की और नेक्स्ट लेवल पे भी जाती रही। इस तरह मैं इतनी सारे रेकी हीलिंग प्रैक्टिस में हूँ और साथ ही साथ मैंने और भी लेवल्स को भी और दूसरे मॉड्यूल्स को भी मैंने कवर किया। तो ये मेरा वास्तु और रेकी से रिलेटेड था। Okay, great, great, great. Ma'am, moving to the next question and the personal one, how has your background influenced your approach to healing? एज आई सेड कि मैं बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रही थी, मैं जॉब में थी, बट मुझे लगता था कि जॉब मेरे लिए नहीं बनी है और मैं सेटिस्फाई नहीं थी। जब आप कोई काम करते हैं जिसमें आपको खुशी ना मिलो, तो बहुत मजबूरी से मैं वो जॉब कर रही थी और मुझे बिल्कुल भी सेटिस्फैक्शन नहीं था। तब ये मैंने यूट्यूब में देखा, फिर मुझे पता चला, मैंने दिया कि फाइनेंसेस और जो भी मेरे लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन चल रहे थे, तो मैंने सोचा कि मुझे हीलिंग लेनी चाहिए। और जब मेरा फर्स्ट रूम से कंसल्टेंसिंग हुआ तो उन्होंने बताया कि रेकी सिर्फ आपकी हेल्थ को, आपके पास्ट लाइफ को, आपके प्रेजेंट को, आपके ऑरा को, आपके कार्मिक डेप्थ को, आपके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड को, और इस तरह से बहुत सारे आकाशिक रिकॉर्ड्स भी होते हैं। और ये सारी चीजों को जब आप कवर करते हो तब जाके आप डीप ग्राउंड तक जाके आपकी हीलिंग होती है। मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बहुत कुछ समझ में आया। तो मुझे अपने लाइफ के सारे क्वेश्चंस एक एक लेवल के बाद पता चलते गए, एक एक प्रैक्टिस के बाद पता चलते गए, और इस तरह मेरे लिए रेकी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी लगती है। और वैसे हम कहते हैं हम हीलर हैं, पर हम नहीं है, वी आर जस्ट डिवाइन चैनल। ईश्वर ही करते जाते हैं क्योंकि हम उन्हीं की एनर्जीज को इन्वोक करते हैं और उन्हीं की एनर्जी से हम दूसरों की हीलिंग करते हैं। तो हम सिर्फ डिवाइन चैनल है, तो करता वो है, लेता आप है, हम सिर्फ बीच में एक मीडिएटर की तरह काम करते हैं। तो ऑल डिवाइन ग्रेस ऑफ गॉड। ग्रेट मैम, ये तो अच्छा आपका बड़प्पन है, राइट, कि क्रेडिट गोज टू द गॉड, भगवान का ही है, राइट मैम। मूविंग टू मोर प्रिंसिपल्स, व्हाट आर द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ स्पिरिचुअल हीलिंग जो आप फॉलो करती हैं, जो आप, जो भी सिद्धांत है जो आप पालन करती है, कि ये दीज आर द स्टेप? ऑनेस्टी सबसे बड़ा चीज है, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन गॉड बहुत बड़ी चीज है, ये मुझे फॉलो करना पड़ता है। ऑरा क्लेंसिंग करना पड़ता है, और ऐसे चीजें जो डेली रिचुअल्स में हो जाते हैं। अपने घर की ऑरा को हम क्लेंस कर सकते हैं, खुद की ऑरा को क्लेंस कर सकते हैं। ये जो मुझे वीकली वंस या 15 डेज में वंस या समटाइम्स डेली भी करना पड़ता है। और रेकी को डेली अप्रोच में तो मैं जब खाना बनाती हूँ तब हमारे सिंबल्स को ड्रॉ करके उसको ब्लेसिंग देती हूँ। वो गॉड गुरु एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, सिंबल्स होते हैं, उस सिंबल्स को ड्रॉ करके उसको ब्लेस करती हूँ, पानी को ब्लेस करती हूँ, मेन डोर को ब्लेस करती हूँ। तो हमारे डेली डेली के प्रैक्टिस में हो जाता है कि हम हर चीज में कुछ ना कुछ सिंबल बना के, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सिंबल्स होते हैं, तो हर चीज से रिलेटेड अलग अलग सिंबल्स है, उस सिंबल को हम इन्वोक करते हैं, गॉड गुरु एंजल्स को इन्वोक करते हैं, और बस अपना जो हमें करना है करते, चाहे वो मेडिसिन हो, पानी हो, खाना हो, कुछ भी हो। तो ये हमारे को डेली करना पड़ता है, क्योंकि इसी से हमें, ये हमारा ऑरा क्लेंस होता है, हमारी भी क्लीनिंग होती है, हमारी प्रैक्टिस बढ़ती जाती है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ मैं ओकल प्रैक्टिशनर हूँ, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी, परफेक्ट और एट द सेम टाइम कॉन्फिडेंट, और आपको अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से रेकी में आप आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरीके से आपने बताया, एंड यस, डाउन टू अर्थ, एंड यस, गिविंग द क्रेडिट टू गॉड, ये तो मैम बहुत अच्छी चीज है। मैम, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड माय फेवरेट वन, प्लीज शेयर मेमोरेबल हीलिंग एक्सपीरियंस विद क्लाइंट। इसमें कुछ फनी थे, कुछ बहुत सीरियस इश्यूज थे जो आपके गाइडेंस से जो है क्लाइंट को हेल्प मिली। मैम, इसके बारे में प्लीज मैम डिटेल में प्लीज बताइए। एज ए सेड कि हीलर मैं नहीं हूँ, हीलर करता धरते ईश्वर है, आई एम डिवाइन चैनल, बट मैं
कभी कभी मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि कुछ कुछ हीलिंग में या जो क्लाइंट रहते हैं, हम उन्हें क्लाइंट नहीं कहते, रिसिपिएंट कहते हैं, क्योंकि वो एनर्जीज को रिसीव कर रहे हैं। तो मुझे गाइडेंस ईश्वर की कृपा से कुछ ऐसा फील हो जाता है कि ये इन्होंने गलत किया या इन्हें ये नहीं करना चाहिए था, या मुझे हीलिंग में पता चल जाता है, वो गाइडेंस आती है कि आप ना जो कर रहे हो वो आपके लिए हाईएस्ट गुड के लिए नहीं। फिर मैं उनसे पूछती हूँ कि आपने इस बीच में ऐसा कुछ किया, आप कहीं गए थे या आपके साथ ऐसा हुआ? तो वो बोलते हाँ ऐसा हुआ, कैसे पता चला? मैंने कहा मुझे पता नहीं चला, मैं वहां हूं नहीं, पर एक इंसाइट आती है, एक आंसर आता है। और गुरु माँ हमेशा कहते हैं कि जो भी आपको अंदर से लगता है वो ट्रुथ है, आप जो बोलोगे वो ट्रुथ नहीं है। तो जब वो पता चल जाता है हमें एनर्जीज में और हम उनसे पूछते हैं, तो वो लोग हंसते हैं, बिलीव नहीं करते, आप अंतर्यामी जी नहीं, हम अंतर्यामी नहीं है। वो जो ऊपर आपकी हीलिंग कर रहे हैं वो हमें गाइड करते हैं एज ए मीडियम कि देखो ये इशू इनको ये करना पड़ेगा तो चेंज होगा। जैसे कोई अगर ड्रिंक्स कर रहे हैं या कोई किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं या हमेशा गलत चाह रहे हैं, मतलब किसी को हराना और मैच जीतना, ऐसे छोटे छोटे थॉट्स जिनके होते हैं, तो पता चल जाता है। तो हम उनसे कह देते हैं कि प्लीज आप इन चीजों को बदलिए, अपनी आदतों को बदलिए और ओपन होइए। तो ये मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और मेरे क्लाइंट्स भी इस बात से बहुत हंसते हैं और उनको लगता है कि भाई हम बहुत बड़े सिद्धि है और बहुत बड़ा ज्ञानी है, पर नहीं, ऑनेस्टली ये सिर्फ डिवाइन चैनल्स और उनकी गाइडेंस है। हम बस उनको रिसीव करते हैं और आपको देते हैं। मैम इसी कंटेक्स्ट में एक नेक्स्ट सवाल पूछना चाहूंगा, स्पिरिचुअल जो रेमेडीज हैं वो कैसे डिफर करती हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन से? सो मैम आपका क्या विचार है मैम इस पे? ऑनेस्टली लोग बहुत ऐसे जब आते हैं, जैसे आपने कहा कि हताश हो जाते हैं, हार जाते हैं, वो उनको इंस्टेंट रेमेडी चाहिए होती जो बहुत मैं कहूँ कि वो हो ही नहीं सकती, इंस्टेंट कोई चीज नहीं होती। जब वो हताश होते हैं सबसे पहले उनकी ऑरा खराब होती है। हीलिंग में हमें जो गाइडेंस मिलती है उनकी ऑरा के ऊपर मिल जाती है, मतलब उनका प्रोसेस, उनकी हैबिट्स इतनी खराब होती है कि उनका ऑरा ही पूरी तरह से खराब होता है। तो 7 to 9 days हमें उनकी ऑरा क्लेंसिंग नहीं जाती और वो एक्सपेक्ट करते हैं आप कल ही तो कर रहे थे, मतलब आप कर रहे हो क्यों नहीं रहा भाई? आज आपकी जो भी एज है, दिन तारीख समय महीना, आप ये ऑरा जो कलेक्ट करके रखे हो, ये जितना भी कलेक्टिव चीजें आपके ऑरा में, चक्रास में, सेल्स में, गर्ट्स में, सबकॉन्शियस में है, इन सबको क्लेम करने में टाइम लगता है। तो लोग वहां पे ना थोड़ा सा पेशेंस खो देते हैं, उनको चाहिए कि हम बैठे अभी कोई मैजिक मिराकल हो जाए। होता है, वो कहते हैं ना, सर देख के ईश्वर सरदारी देता है, तो सर देख के आपको खुशियां भी मिलेगी, आपकी ऑनेस्टी आपके थॉट प्रोसेस से चेंज होगी। तो जब ऐसे लोग आते हैं तो मैं सिर्फ उनके ऑरा पे काम करती हूँ, साथ ही साथ उनको थोड़े रेमेडीज पर्सनल बताती हूँ कि इंस्टेंट और ऑरा उनका क्लीन हो जाए। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है जब वो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रख लेते हैं और चाहते हैं कि एवरीथिंग चेंज हो जाए, बट ईश्वर की कृपा से हो जाता है जब हम उन्हें पर्सनल टिप्स देते हैं ऑरा क्लेंसिंग के ऊपर, और हम सेशन ही उनकी ऑरा क्लेंसिंग पे करते हैं। मैम मूविंग टू द नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक, जैसा आपने पहले भी जिक्र किया वास्तु शास्त्र का, सो व्हाट डज वास्तु प्ले इन अचीविंग बैलेंस इन एन होम? वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वास्तु छोटे से छोटे, बड़े से बड़े इंसान के ऊपर प्ले करता है। अगेन मैं कहना चाहूंगी, यहाँ भी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हमने वास्तु कराया तो उसका फल जल्दी से जल्दी मिलता है। अगर मैंने जो अपने यहाँ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ में देखा है और अपने क्लाइंट्स के ऊपर मैंने जो देखा है, वास्तु इज नथिंग बट अ हैबिट। मार्क माय वर्ड्स, वास्तु इज नथिंग बट योर हैबिट। हैबिट कैसे? आपको चीजें सही जगह पे रखनी है, मतलब पेड़ कहाँ रखने हैं, पानी कहाँ रखना है, आपका किचन कहाँ होना चाहिए, आपकी कौन सी चीजें, आपके शूज है, आपकी ये चीजें, ये एक हैबिट है, बस इतना ही करना है। अब अगर मैं वास्तु को डीपली बताऊंगी तो बस इतना बताऊंगी कि कुछ भी नहीं करना है। जब आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो इश्यूज है मनी से रिलेटेड है, तो हम साउथ ईस्ट को देखेंगे, अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड है नॉर्थ को देखेंगे। तो वास्तु कुछ भी नहीं है, आपकी हैबिट है। चलिए अगर कुछ वास्तु में है तो हम सारी चीजों को चेंज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का वॉशरूम हम चेंज नहीं कर सकते और साउथ वेस्ट की एंट्रेंस को चेंज नहीं कर सकते। अवॉइड तो साउथ साउथ वेस्ट का भी करना चाहिए कि साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट आपको एंट्री नहीं होनी चाहिए और कुछ आपका बहुत बड़ी ऐसी चीजें वहां नहीं होनी चाहिए। तो सिंपल लैंग्वेज, वास्तु इज नथिंग बट योर हैबिट, आपकी लिविंग स्टाइल, चीजें जगह पे रखना है। आपके बैग कहाँ रहेंगे, आपके स्कूल कहाँ रहेंगे, आपकी गेम्स कहाँ पे रहेंगे, आपके कपड़े कहाँ पे रहना चाहिए, आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कहाँ रहने चाहिए, आप कहीं ना कहीं तो रख रहे हो ना। तो वास्तु को सुन के, समझ के, सीख के उस जगह पे रख दो
जहाँ से वो आपको प्रॉफिट दे रहे थे। इतनी सी तो हैबिट करनी है और कुछ भी नहीं। मैम ये तो आपने बहुत अच्छा बताया। मैम प्लीज प्रोवाइड सम वास्तु टिप्स फॉर एवरीडे लाइफ। इसमें वर्किंग जो है वो भी, जो बिजनेस कर रहे हैं, वर्किंग वुमेन भी मैं बात कर रहा हूँ, और जो घर से भी जो काम कर रहे हैं। सो मैम इनको कंटेक्स्ट में रखते हुए जो भी है 2-3 टिप्स जो भी आपको लगे द बेस्ट दे कैन इम्प्लीमेंट। ओके, वास्तु बहुत सिंपल चीज है। आप नॉर्थ में पेड़ पौधे मत रखिएगा, नॉर्थ में लाइट कलर ब्लू करके रखिएगा। अगर आपके वहां पे वॉशरूम वगैरह कुछ आता है तो उसको हम टेप से या पेंट से ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक हो गया। नॉर्थ ईस्ट के वॉशरूम के लिए कोई भी रेमेडी नहीं है, वो काम ही नहीं करता है। वो आपको निकालना ही पड़ेगा या घर शिफ्ट कर लीजिए, वो बेटर है, क्योंकि वो एकदम से नहीं दिखाएगा, उसका असर बाद में दिखाएगा, पर तब तक बहुत देर हो जाएगी। और दूसरी चीज होता है किचन। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में किचन इसलिए बताया जाता है क्योंकि वो अग्नि की दिशा है। अग्नि का काम अग्नि साउथ ईस्ट में ही होगी तो ही अच्छा है, चाहे वो वर्किंग वुमन हो या हाउसवाइफ हो, उसके लिए भी बेटर रहता है। ईस्ट आपके सोशल कॉन्टेक्ट को बढ़ाता है। आप आपके जो भी जितने भी हैं, चाहे वो आपका समाज हो, आपका बिजनेस हो, आपके कॉन्टेक्ट को रीच करता है। तो ईस्ट में अगेन आपको थोड़ा सा देखना चाहिए कि वहाँ वॉशरूम है तो उसको ट्रीट कर सकते हैं। वहां पे आप पेड़ पौधे जितने चाहे आप लगा सकते हो और वो आपके लिए ज्यादा फायदा करता है। और साउथ साउथ ईस्ट एक तरह से इम्यूनिटी नहीं कहूंगी, ये कहूंगी कि एक तरह की एनर्जी वाला काम करता है। तो साउथ साउथ ईस्ट में अगर आप ऐसी चीजें रखते हो, जैसे आप घर का घी रख दो, कुकिंग ऑयल रख दो, खाने के प्रोडक्ट्स जो रहते हैं आपके यहाँ वहां रखो, वो एक तरह के आपकी अंदर आपको इम्यूनिटी देता है या स्ट्रांग बनाता है। वो एक अच्छा सिस्टम है। साउथ, आप वहां पे बैठ के अगर एक नैप भी ले लेते हैं तो आप बहुत जल्दी फील करोगे कि आप रिलैक्स फील कर रहे हैं। साउथ हमारे पवन पुत्र हनुमान जी, श्री हनुमान जी की भी जगह है। अगर आप वहां पे घर के ऊपर हो या बैल्कनी हो या आपको वहां पे विंडो हो, आप जय श्री राम का झंडा लगाइए जो ऑरेंज कलर का होता है, और उसको लगाने से आपको हनुमान जी और राम जी की बहुत अच्छी कृपा मिलती है। अगेन साउथ साउथ वेस्ट डिस्पोजल जगह है, तो प्लीज यहाँ पे कोई भी कीमती सामान मत रखिए। लेकिन अगर आपको किसी तरह के एडिक्शन से बाहर आना, जैसे अल्कोहल हो गया, सिगरेट्स हो गई है, या कोई भी किसी तरह के एडिक्शन से, वो चीज वहां पे रखिए। कोई भी घर का या किसी के भी घर के सदस्य पर प्लीज वहां पे इंपॉर्टेंट चीजें मत रखिएगा। साउथ वेस्ट हमारे पितरों की जगह मानी जाती है, वहाँ पितरों को रखा कीजिए, मतलब उनकी फोटोग्राफ्स रखा कीजिए, क्लीन रखिए, उनको एक अच्छा से जगह दीजिए। अगर वहां पे वॉशरूम है तो हो सके तो ऐसे घर को अवॉइड कीजिए। चलिए अगर है तो उसको ट्रीट कर सकते हैं, उसको आप ट्रीट कर सकते हैं। वेस्ट साउथ वेस्ट बहुत ही अच्छी जगह है एजुकेशन के लिए, आपकी इंपॉर्टेंट चीजें रखने के लिए। और अगर आप किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में और ज्यादा महारत हासिल करना चाहते हो और पढ़ना चाहते हो, डीप जाना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आप उसके रिलेटेड बुक्स वहां रखेंगे तो यूनिवर्सल आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस और नॉलेज बढ़ता जाएगा और आपको मिलता जाएगा। वेस्ट बहुत ज्यादा ही बिजनेस हो, जॉब हो, किसी के लिए बहुत अच्छा है। वो गेम्स की जगह, वहां पे भी आपको पेड़ पौधे तो नहीं रखना है। हाँ, आप वहां अपनी विश लिस्ट रख सकते हैं, क्योंकि उस जगह की जो देवता है इच्छा को बहुत जल्दी पूरी करते हैं। जैसे तिरुपति बालाजी मंदिर जो है, आपने देखी होगी, वो तिरुपति जी में, तिरुपति में सबकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। अगर आप उसको वास्तु से देखेंगे वो एग्जैक्टली वेस्ट में आते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने घर के वेस्ट वॉल पे अपनी इच्छा को लिखेंगे पॉजिटिव परफेक्ट सेंस में, तो आपकी वो इच्छा जरूर पूरी होगी। तो इस तरह से आप अपने घर को बैलेंस कर सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट आपकी सपोर्ट की डायरेक्शन होती है, तो प्लीज वहां पे भी पेड़ पौधे मत लगाइए। तो सपोर्ट आपको किस चीज से चाहिए उससे रिलेटेड आप फिक्स लगा सकते हैं। नॉर्थ आपका नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट आपका अट्रैक्शन का जोन है। अगर आप बिजनेस में तो कैटलॉग लगा सकते हैं, अपना मटेरियल वहां लगा सकते हैं, या आपके काम से रिलेटेड चीजें वहां लगा सकते हो, जैसे आप क्लाइंट्स को या अपॉर्चुनिटीज को या और भी सारी चीजों को वहां अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो अट्रैक्शन की जगह। तो इस तरह से सभी के लिए ये सिंपल काम करता है। मैंने सिंपल लाइन में सारी ही बात को आपको बता दी है। राइट मैम, परफेक्ट। सारी जो आपने दिशाएं बता दी सबके हैं, जस्ट यू नीड टू पॉज एंड चेक कि कौन से डायरेक्शन आपके लिए इसे। बहुत ही अच्छा लगा आपने जिस तरीके से और जिस डिटेल में बताया, एक एक पॉइंट से एक एक डायरेक्शन में बोलूं तो मैम रियली इट इज गुड। मैम कमिंग बैक टू द रेकी एंड एनर्जी हीलिंग, हाउ कैन रेकी बी इंटीग्रेटेड इनटू मॉडर्न हेल्थ केयर? मैंने जैसे कहा, सबको इंस्टेंट चाहिए, 2 मिनट्स हो गई, रेकी वो काम नहीं कर सकती कोई भी। मतलब अब जो करते होंगे तो करते होंगे, पर वो उसके कोई रेकी का फर्स्ट थिंग ये है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं। ठीक है, हम हमेशा कहते हैं कि आपको कोई भी दिक्कत है प्लीज डॉक्टर के पास जाइए, अपना एग्जामिन कराइए, अगर वो टेस्ट कहते हैं, जो भी वो कहते हैं फॉलो कीजिए।
आप डॉक्टर को अवॉइड मत कीजिए, एट द सेम टाइम आप रेकी को फॉलो कीजिए। रेकी रूट कॉज पे काम करती है। अब आप एग्जाम्पल 30 ईयर्स के, आपको कोई बीमारी है, वो बीमारी आपको आज पॉपअप हुई है, लेकिन ये शुरुआत कहाँ से हुई, उसका रूट कॉज कौन सी चक्रा से, कौन से सेल से, कौन सा ऑरा है, ऑरा भी हमारे लेयर जो होते हैं वो कौन से लेयर है, उसको क्लेंस करना होता है। ऑरा से हम चक्रास पे जाते हैं, क्योंकि ऑरा और चक्रास रिलेटेड होते हैं, फिर उस पार्ट को रिलेट करते हैं। तो इस तरह की चीजें टाइम लगती है। फिर आपके हैबिट्स को हम देखते हैं, और बहुत सारे हीलर्स आपकी मेडिसिन को भी हीलिंग देते हैं, और आपसे ये भी कहते हैं कि आप अपने साथ एक गिलास पानी रखिए, हम आपके पानी को हीलिंग भेज रहे हैं, जिससे वो पानी भी आपके लिए इतना पावरफुल काम करे। तो इस तरह से हम करते हैं। पर बट अगेन वही मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों की कि भाई हम इतने दिन से कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा। भाई जो नहीं दिख रहा, अब हवा दिखती नहीं है पर होती तो है, आपको कहीं भी नहीं दिख रही पर होती है। हीलिंग जब शुरू होती है, रिजल्ट कम दिखे, ज्यादा दिखे, जल्दी दिखे या देर से दिखे, हीलिंग काम करती है किसी भी मोडालिटी, चाहे वो उसोई हो, प्राणिक हो, लामा फेरा हो, कोई भी चीज हो। टाइम लगता है और कभी इंस्टेंट होती है, डिपेंड ऑन योर कर्मा, थॉट, लोगों के हैबिट्स भी रहते हैं और प्रोसेस भी रहता है। तो इस तरह से ये काम करती है, बस लोगों को पेशेंस रखना नहीं है, वहां पे थोड़ी सी हम लोगों को चैलेंज हो जाता है। टॉकिंग अबाउट जो आपकी जो रेकी प्रैक्टिसेस है, तो मैम क्लाइंट्स के मैम क्या टिपिकल एक्सपीरियंस है जो रेकी सेशंस के दौरान, कुछ फनी मोमेंट्स हैं तो मैम प्लीज प्लीज बताइए। यूजुअली हम चाहते हैं हीलर्स, मैं भी करती हूँ, ऐसे शायद बहुत सारे हीलर्स करते हैं, हम उन्हें टाइम दे देते हैं कि हम इस टाइम पे आपकी हीलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हम वो टाइम इसलिए देते हैं, आप एकांत जगह पे बैठ जाइए, और आप जिस भी डायटी को बिलीव करते हैं, चाहे हनुमान जी हो, राम जी हो, कान्हा जी हो, गणपति बप्पा हो, जिसको भी, आप उनका कोई मंत्र या भजन लगा लीजिए। आप एक दीपक जला सकते हैं तो जलाइए, नहीं जलाना है तो मत जलाइए। शांत होके आप सीधा होके बैठ जाइए, और ऐसा बैठिए कि जैसे वो साक्षात जिस डायटी को आप बिलीव करते हो, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, वो आपके पास है। ठीक है, ये पहला रूल हम उन्हें बोलते हैं। इससे क्या होता है, जब आप शांत बैठते हैं और आप कोई मंत्रा को सुनते हैं, तो वो आपके ऑरा के एरिया को क्लेंस करने लगते हैं। ठीक है, ये हो जाता है। दूसरी चीज, हम जब हीलिंग भेजते हैं, तो मैंने जैसे कहा कि हम एक डिवाइन चैनल होते हैं, ट्रस्ट मी, जब ये हीलिंग वाइब्रेशंस यहाँ से जो स्टार्ट होती है, जो जाती है, अब जैसे अब मैं हीलिंग भेज रही हूँ, उनके ऑरा पे कर रही हूँ, तो किसी किसी को गूज़बम्स जैसे फील आता है, किसी को लगता है कि टिकलिंग जैसे हो रही थी। अब हम रूट चक्रा पे करते हैं, और तो वो कहते हैं कि हमें कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कुछ घूम रहा है, कुछ हल्की सी चीटियां चल रही, इस तरह का होता है। अब हम उनके जैसे हाथों पे करते हैं, सर दर्द है, सर दर्द के कई कारण हैं, एसिडिटी से भी हो जाता है, फूके पेट से भी होता है, आंखों के चश्मे से भी होता है, एक चीज से कई कारण होते हैं। हम उस चीज पे काम करते हैं, तो उन्हें डायरेक्टली सर दर्द में तो आराम नहीं मिलेगा, या दिखेगा या नहीं दिखेगा मैं नहीं जानती, दिख भी जाता है नहीं, हम उसके रूट कॉज के ऊपर ज्यादा काम करते हैं। तो वो कहते हैं मेरे सर में दर्द होता पर मुझे गुदगुदी पेट में हो रही, क्योंकि हम उनके थोड़ा सा डाइजेशन सिस्टम को भी हिट करते हैं। तो इस तरह के अनुभव होते रहते हैं, ये मुझे भी होते हैं, उन्हें भी होते हैं। तो ये थोड़ा फनी हो जाता है जब वो लोग कहते हैं कि हमें कुछ चीटी लग रही थी। जब हम उनके सोल पैरों में, तलवों में करते हैं, तो उन्हें टिकलिंग फील होता है, ऐसे लगता है जैसे कुछ फिंगर टच कर रहा है। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस रेसिपिएंट्स को होते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है सुन के हमें। हम बस इतना अवॉइड करने के लिए कहते हैं कि हीलिंग के बाद स्नान मत कीजिए। हीलिंग जब ऑन है, कोशिश कीजिए कि आपके आसपास चप्पल लेदर ना हो और वॉशरूम ना जाए। जैसे मैंने आपको 9 बजे का टाइम दिया हीलिंग का, 9 से 9:30, 9:40, तो हम पहले ही बता देते स्टार्टिंग इन 5 मिनट। तो कोशिश ये है कि 9 से 9:40, 9:30 तक आप प्लीज शांत बैठिए, वॉशरूम मत जाइए, स्नान मत कीजिए, खाना मत खाइए, ऐसे हम बता देते। पर कुछ लोगों को सुविधा नहीं होती, तो हम ले लेते हैं, और हम रात में करते जब हमें बताए कि ये सो रहे हैं, तो उस वक्त साइकिक सर्जरी बहुत अच्छे से और हीलिंग बहुत अच्छे से होती है, क्योंकि इस वक्त आप शांत हो, तो वो भी एक प्रोसीजर हो जाता है हीलिंग। मैम जैसे आपने शुरुआत में बताया रेकी लेवल 1 होते हैं, 2 होते हैं, ऐसा कुछ ग्रैंड मास्टर होता है। सो हाउ हैज बिकमिंग ए रेकी ग्रैंड मास्टर इम्पैक्टेड इन योर प्रैक्टिसेस? देखिए, ग्रैंड मास्टर मुझे इम्पैक्ट ये करता है कि आपको साइकिक हीलिंग में बहुत मदद हो जाती है। अब साइकिक हीलिंग क्या है, कुछ चीजें आपकी लाइफ में ना बहुत पहले ही आप ना नोइंगली अननोइंगली आपके सबकॉन्शियस में पोर्ट्रेट हो जाती है, मतलब वो बन गई, छप गई, अब वहां से वो डिलीट नहीं हो रही। तो जब आप रेकी ग्रैंड मास्टर बनते हैं, तो ईश्वर की असीम कृपा से एक अलग तरीके से हम आपकी सबकॉन्शियस की हीलिंग करते हैं। एट द सेम टाइम इट साउंड्स फनी बट दिस इज ट्रू, ये बहुत सच है, लोगों को फनी लगेगा कि अब जैसे हम आपका ऑपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे पास वो सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जो हमें ऑपरेशन के टाइम के लिए जरूरत होता है। कोई देखेगा तो ये लगेगा कि ये आंख बंद करके गुड्डा गुड्डी से खेल रहा है,
तो लिटरली हमारे हाथ तो ईश्वर के हाथ है, क्योंकि हम इन्वोक में, मैं तो कम से कम अपने इन्वोकेशन में ये आपके हाथ है आप जानो कहती है। तो कुछ कटिंग होती है, कुछ स्टिचिंग होती है, और कुछ जगहों पे हमें बाम की तरह लगाना पड़ता है। तो ये जो रेकी ग्रैंड मास्टर की है कि हम कुछ कट कर रहे हैं, कुछ निकाल रहे हैं, आपको रियल लाइफ में ऑपरेशन नहीं हो रहा है, बट साइकिक में हम उसका ऑपरेशन कर रहे हैं, आपके उस चीज का जो आपके साथ, जैसे कॉर्ड कटिंग हो गई है, या सबकॉन्शियस से कोई चीज को डिलीट करना है, ऑरा में कोई चीज है जो नहीं निकल रही, उसको निकालना। तो ये हम बहुत अच्छा फील करते हैं। पर मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे नहीं पता रहता, जब मैं बैठ जाती हूँ तो हीलिंग कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, और मुझे भी नहीं पता रहता कि ये मुझे रूट चक्र पे करना है। ट्रस्ट मी, आई जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन एंड इट जस्ट फ्लोज। और मेरे साथ तो ये भी अनुभव हुआ कि वो अपने आप एनर्जी फील बंद हो जाती है। दैट मीन्स जो होना था वो हो गया, अब मैं स्टॉप कर सकती हूँ। तो ये मेरा अनुभव है। तो ईश्वर की आशीष कृपा, गुरु माँ की कृपा से बहुत अच्छे इस तरह के मुझे देखी ग्रैंड मास्टर होने के बाद फीलिंग्स होते हैं। और ये भी एक साइड भी है कि हमें कॉर्ड कटिंग भी करना पड़ता है, क्योंकि हम उनके ऑरा से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। तो हमें अपनी भी करनी पड़ती है, उनकी भी करना पड़ता है, ताकि हम रेसिपिएंट से डिस्कनेक्ट हो जाए। I'm moving to another most trending topic into occult science, numerology. Ma'am, what insights can numerology provide about person's life path? ये मेरा बहुत बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है, एंड आई लव डूइंग इट एंड टॉकिंग अबाउट इट। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही प्यारा है, बहुत अच्छा है। ड्राइवर होता है आपका डेट ऑफ बर्थ। जैसे अगर आप चलिए फर्स्ट को हुए हैं, ये आपका हो गया ड्राइवर। अगर मैं कह दूं कि मैं 15 तारीख का जन्म है, तो 1+5 हो गया 6, ठीक है, तो मेरा 6 ड्राइवर हो गया। अब कंडक्टर आपका पूरा मिला के, जैसे एग्जाम्पल 15, 6, 19, 76 है, तो इन सबको मिला के जो नंबर डिजिट आएगा, अगर 2 डिजिट में आता है तो हम उसको 8 पे कर लेते हैं, एग्जाम्पल 8 पे आया वो, तो मेरा ड्राइवर हो गया 6 और कंडक्टर हो गया 8। तो ये उसकी पॉलिसी रहती है। अब इसमें क्या है, सब सिंपल है, कुछ भी नहीं, बस एंटी नंबर्स के साथ आपका कुछ रहता है तो आपके लाइफ में इश्यूज होते हैं, और आपके नाम में एंटी नंबर्स आ जाते हैं। जैसे हर नाम के पीछे हमारे पास न्यूमरोलॉजी में हर अल्फाबेट को एक नंबर दिया गया, ठीक है, जैसे ए को 1 है, बी को 2 है, सी को 3 है। तो हम इनको भी कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर वहां पे भी ऐसी कोई दिक्कत आ रही, तो हम ये कोशिश करते हैं कि एंटी नंबर्स आपके लाइफ से, आपके नंबर से, क्योंकि आपका जो लोशो ग्रिड है वो और कुछ नहीं है, आपके 9 ग्रह हैं। लोशो ग्रिड और कुछ नहीं, आपके 9 ग्रह हैं। अब 9 ग्रह में से किसकी ब्लेसिंग आपको चाहिए, किसकी कम करनी है, किसकी ज्यादा करनी है, ये हमें देखना होता है। और आपके फेवरेट नंबर, आपके मतलब फ्रेंडली नंबर कौन है, अनफ्रेंडली नंबर कौन है, उनको देखना होता है। सिंपल है, लेकिन लोग पता नहीं डरते और बोलते कि क्या पहले न्यूमरोलॉजी नहीं थी तो नहीं होता था क्या? सब होता था, पहले भी होता था, अब भी है, तब पता भी था और लोग करते भी थे, और अभी भी वैसे ही है, और आगे भी करते रहेंगे। आपको मानो ना मानो, ये सारी चीजें ओकल्ट, ये आज की बनी नहीं है, ये हमारे परंपराओं में, शास्त्रों में पहले से ही है, बस उजागर अब हो रही है। कुछ लोग मान लेते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, बट सिंपल है, बहुत अच्छा है। और मैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं एस्ट्रोलॉजी बहुत कम जानती हूँ, मैंने सिर्फ बेसिक किया है ऑनेस्टली। न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी को अगर मैंने देखा है, ये मेरा पर्सनल थॉट है, एक्सपीरियंस है, ये कुछ भी नहीं है, आपका कार्मिक ब्लूप्रिंट है। एग्जैक्टली आपका ब्लूप्रिंट है, जो आपकी कार्मिक डेप्थ है, उसी के हिसाब के आपके नंबर्स है। आपके एस्ट्रोलॉजी में जो खाने बने हैं, कौन सा प्लेस, कौन सी ग्रह कहाँ पे कम है, ज्यादा है, ये सब कुछ आपके कार्मिक है। इतना जो मैंने समझा है, बाकी मेंटल गुरु बड़े लोग हैं, पर मेरी थॉट, मेरी नॉलेज मुझे इतना ही कहती है। मैम, जैसे आपने अभी बताया कि कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते, सो व्हाट आर सम कॉमन मिथ्स अबाउट न्यूमरोलॉजी? या अभी एक और न्यूमरोलॉजी में ही कनेक्टेड आजकल निकला है, दैट इज मोबाइल न्यूमरोलॉजी। सो मैम, क्या क्या कॉमन मिथ्स आते हैं शुरुआत में क्लाइंट्स को समझने के लिए, या जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं? सो मैम, उसके बारे में मैम प्लीज बताइए डिटेल में। सेम एज आई सेड कि आपको 248 ना सभी को रासियां, 248 बहुत स्ट्रगल देता है। अगर आपके मोबाइल में आ रहा है, आपके नेम में आ रहा है, आपकी ग्रिड में मल्टीपल टाइम आ रहा है, आपके मल्टीपल टाइम आपके ग्रिड में भी कोई नंबर ज्यादा आ रहा है, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स आने लगते हैं। एक बार अच्छा है, 2 बार बहुत अच्छा है, जब वो 3, 4, 5 में मल्टीप्लाई होने लगे आपके लोशो ग्रिड में, वो आपको फिर उसके डिसएडवांटेज ज्यादा हो जाते हैं। मोबाइल में भी हम यही देखते हैं। अगर एग्जाम्पल आप 6 है, तो 6 का नॉन फ्रेंडली नंबर है 3, और आपका मोबाइल का नंबर टोटल करने पे 3 आ रहा है, या आपके नाम के नंबर पे 3 आ रहा है, आपको फिर चैलेंजेस रहेंगे। तो सिंपल है कि आपके नंबर्स को देखना होता है,
आपके फ्रेंडली नंबर्स को आपको ज्यादा रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक बात और बताऊंगी, लोशो ग्रिड को कंप्लीट करना भी बहुत जरूरी। जो ज्यादा है उसको कम करना है, जो कम है उसको थोड़ा सा एक्टिवेट करना है। चाहे नंबर नेम से करिए, लोशो ग्रिड से कीजिए, या न्यूमरोलॉजी अपने मोबाइल से कीजिए, बस इतना छोटा सा समझना होता है। और जो भी एंटी नंबर्स हैं उनसे रिलेटेड, अगर वो आपके एंटी है, जैसे 1 का एंटी 8 है, 6 का एंटी 3 है, ठीक है, और अगर 2 4 8 आपके साथ बहुत ज्यादा है तो आपको दिक्कतें आती है। तो इन चीजों को थोड़ा सा समझ के आपको उससे रिलेटेड रेमेडीज करनी होती है। मंत्र जाप कर लीजिए, रेमेडीज कर लीजिए, बस छोटे छोटे टिप्स है, फॉलो कर लीजिए, आपकी लाइफ में आप खुद ही पॉजिटिव चेंजेस देखने लगे। ग्रेट 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 मैम, ये तो मैम आप बहुत अच्छा बताया कि इंस्टेड ऑफ जस्ट चेंजिंग द मोबाइल नंबर और द जो अपन चेंज नहीं कर सकते नंबर वी कैन नॉट जी चेंज, सो उसके लिए भी रेमेडीज रहती हैं दैट वर्क्स इट इज। क्योंकि बहुत बार ऐसा जी होता है कि ऐसा देखा गया है, मिसकॉन्सेप्शन एक ये है कि नाउ यू नीड टू चेंज अ न्यू नंबर, एक आपको नया फैंसी डिजिट वाला नंबर आपको लेना पड़ेगा। ये तब हम बोलते हैं, देखिए हर कोई हर चीज एफर्ट नहीं कर सकता है, ओके, राइट ऑनेस्टली। अगर आप ले सकते हो एक फोन एक नंबर तो व्हाई नॉट। फर्स्ट सजेशन यही होता है कि भाई आपको जो रिजल्ट लाइफ में चाहिए आप नहीं पा रहे हो, तो प्लीज गो फॉर अनदर वन। अगर इन केस वी शुड अंडरस्टैंड हर कोई हर चीज को एफर्ट कर सकते, तो वो फिर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रेकी करती क्यों, ओकल से कोई भी सर्विस लेते क्यों? देर वेरी इज ट्रू। समथिंग, सबके अपने रूट, मतलब रूट प्रोसेस है। इन दैट केसेस वी आर देन कि ठीक है, आप इसकी रेमेडी ऐसे कीजिए, इन फ्यूचर 4 6 महीने में जब आपके पास थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो जाए, इस नंबर को अवॉइड करके दूसरे नंबर को लीजिए। और ये कुछ चीजें हैं जो आपके नंबर में ना हो, आप ऐसी कोशिश कीजिए। बस इतना ही हम सजेशन दे सकते हैं, फोर्स तो नहीं कर सकते। और हम समझते भी हैं कि हर किसी के लिए नया फोन नया नंबर इजी नहीं होता है, और जो एफर्ट कर सकता है वो तो कुछ भी कर सकता है। राइट राइट राइट, वेरी ट्रू वेरी ट्रू वेरी ट्रू मैम। मेरे ख्याल से ज्यादातर ऑकल्ट साइंस के जो गुरु हैं वो ज्यादातर टैरो टैरो कार्ड के बारे में बताते हैं, और दे ऑल्सो प्रिडिक्ट फ्रॉम दैट। सो मैम, मूविंग टू द टैरो कार्ड रीडिंग, हाउ डू टैरो कार्ड हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग पर्सनल चैलेंजेस? एस्ट्रोलॉजी एक बहुत डीप और वास्ट, मतलब जितना डीप जाओ उतना है। तो वो जो बहुत ही एक्सपीरियंस है, बहुत ही ज्ञानी है, प्लीज आप उन्हीं से कराइएगा, ठीक है, जिनका सचमुच बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। कमिंग टू टैरो कार्ड, ओकल पूरी चीजें मिला जुला के कहीं ना कई नंबर से, आपके कार्मिक जब से, इन सब से। टैरो में जितने भी कार्ड्स होते हैं, हर कार्ड का कोई मीनिंग होता है, कलर का मीनिंग होता है। और यहाँ पे भी न्यूमरोलॉजी आती है, जब टैरो में नंबर, टैरो कार्ड में भी नंबर्स होते हैं। तो जब हम क्वेश्चन लेके बैठते हैं, एज ए सच कि मैं तो डिवाइन चैनल मानती हूँ अपने आप को, मैं अपने कार्ड्स को जब एनर्जाइज करती हूँ तो भी अपनी हीलिंग मोडालिटी से उसको चार्ज करके, मैं गॉड को, एंजल्स को ही इन्वोक करके उन्हीं की गाइडेंस लेती हूँ। कार्ड्स को भी वही सिंबल से उन्हीं की गाइडेंस में लेती हूँ। और रेसिपिएंट जो भी हमसे बुकिंग करते हैं उनके नाम से बता देती हूँ कि वॉट एवर सो हाईएस्ट गुड ऑफ रेसिपिएंट, आप प्लीज आंसर कीजिए। अब कार्ड, हर एक कार्ड का मीनिंग एक ही है जब आप सीखने जाओ, पर पता नहीं ईश्वर की क्या कृपा रहती है, जब आप, मैं अपनी बात बता दूं तो वही कार्ड का, एक ही कार्ड का मुझे अलग अलग, जितने रेसिपिएंट अलग अलग आएंगे उनके हिसाब से आंसर्स आते हैं। क्यों? क्योंकि आप कार्ड के साथ भी अलाइन होते हो, उसके साथ भी मेडिटेशन करना होता है। और कार्ड की अपनी एक लैंग्वेज है, उसके कलर्स है, उसके नंबर्स हैं। हर कार्ड में कुछ एक छोटी बड़ी बात है, बेसिक वही है। जैसे अपने मल्टीप्लीकेशन, 1 1 जा 1 ही रहेगा, ठीक है, उसको चेंज नहीं। लेकिन मैं 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 4 से मल्टीप्लाई करूँ, तो नंबर तो चेंज होता जाएगा। तो यहाँ भी इसी तरह। तो मुझे ऐसा लगता है सिंपल बट वेरी इफेक्टिव एंड शॉर्ट वे में आपको बहुत सारे सवालों के जवाब टैरो दे सकता है। और डिवाइन ग्रेस ऑफ गॉड, बहुत सारे लोगों को अच्छे रिजल्ट्स भी मिले। बट यहाँ भी एक प्रॉब्लम आता है, आज बिलीव जैसे, कुछ लोग टाइम पास के लिए करते हैं, कुछ लोगों को लगता है हाँ ठीक है देखते हैं क्या होता है। और कुछ लोग शादी हो गई है फिर भी आके दीदी कराते हैं कि भाई हमारी शादी कब तक होगी। तो आप जब ओकल्ट का मजाक उड़ाओगे या उसको राइट मजाक में लोगे, तो आंसर भी आपको वैसे है। फिर बोलेंगे नहीं नहीं देखो हमारी तो शादी होगी, आपने बताया है, ठीक है, कार्ड ने आपको बताया। और कभी कभी जो कार्ड रीडर है वो भी बता देते, बट चैलेंज यहाँ पे यही है ना, सबको ये मजाक लगता है और कुछ लोग टेस्ट करने के लिए भी ये काम करते हैं। तो यहाँ पे मुझे बहुत बुरा भी लगता है उनके लिए भी, और ऐसे लोगों की थॉट के लिए भी। पर टैरो इज अ सिंपल, बेस्ट, इफेक्टिव, एंड अगेन न्यूमरोलॉजी कम्स एंड रेमेडीज भी बहुत अच्छी होती ग्रेट 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 मैम, इसी में ही थोड़ा सा और एक टेक्निकल सवाल पूछना चाहूंगा कि जो अभी टैरो सीखना चाहता है, तो मैम उसके लिए क्या पिन पॉइंटर्स हैं, या उसके लिए क्या एक दो टिप्स है कि हाँ दिस हैज टू बी देयर, ये आप जरूर करें? है। डीप कनेक्शन, मेडिटेट कीजिए अपने टैरोस के साथ। आप जितना कनेक्ट करेंगे, जितना
जितना उसके साथ मेडिटेशन करेंगे, बस आपको टैरो रखना है और हाथ रख के आप गॉड गुरु एंजल्स को बुला के आप कार्ड्स के साथ जितना मेडिटेशन करेंगे आप उसकी लैंग्वेज खुद ब खुद समझ जाए। एनर्जाइज करते रहिए वक्त वक्त पे, और उसकी जो भी आप जब भी सेशन करते हैं उसको क्लेंस करते रहिए। और रीडिंग के पहले, रीडिंग के बाद, या कभी कभी रीडिंग ना भी हो तो उसको एनर्जाइज करते रहना चाहिए, क्योंकि वो एक चीज उससे भी एनर्जी इंटरेक्ट हो जाती है। अगर आप मुझसे सेशन ले रहे हो तो मैं आपके नाम से उसको एनर्जाइज करके आपके आंसर दे रही हूँ, कहीं ना कहीं ये कनेक्ट हो जाता है। तो हमें इंस्टेंट अपने आप को भी आपसे डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, टैरोस को भी डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। तो बहुत लोग टैरो रीडर्स जो लोग नहीं करते हैं, तो जब आपकी नेक्स्ट रीडिंग होगी तो थोड़ा से आपके डिसीजंस ना मिक्स मैच हो जाएंगे, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। तो छोटी चीज है कि क्लेंस करना है, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर सिंपल हैबिट आपको डालनी है। और डीप कनेक्शन के लिए आप अच्छे से उसके साथ मेडिटेशन किया कीजिए। और इस तरह से मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी, जब मैंने टैरो सीखा था मैं डेली टैरो से निकालती थी कि आज का मेरा दिन कैसे रहेगा। एंड ट्रस्ट मी, मेरे यहाँ बिलीव, कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस वहां से बढ़ा। जो मुझे टैरो दिखाता था कार्ड, और जो मैं समझ पाती थी ईश्वर की कृपा से, वो रहता था। और मैं उससे रिलेटेड रेमेडी भी पूछ लेती थी, मैं वो रेमेडी भी कर लेती थी। अगर छोटी बट है रेमेडी, अगर मेरे पास टाइम है मैं कर लेती थी, कभी कभी स्किप भी हो जाता है। तो वहां से मेरा बिलीव और कॉन्फिडेंस बढ़ा कि मैं डेली प्रेडिक्शन अपने निकालती थी, और उस हिसाब से अपने दिन को मैं समझ के रेमेडी करके ईश्वर की कृपा से आगे बढ़ाती थी। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा भी एक तरह से एक्सपीरियंस रहा टैरो के साथ। I'm going to the life coaching and counseling sessions. So, what is your philosophy of life coaching? और मैम आप क्या क्या कोर्सेस आप करवाते हैं? How people can connect with you and the basically how you help your individuals को आप कैसे कोच करती हैं? मैं होपोनोपोनो और ईएफटी टेक्निक, ये भी एक ओकल का बहुत सिंपल, बहुत इफेक्टिव है। सेशंस होते हैं, यूजुअली लोगों को इसके ऊपर थोड़ा सा काम करने के लिए ज्यादा उन्हें कोच करती हूँ, उनके पर्सनल सेशंस 1 बाय 1 लेती हूँ। और इसमें एक टेक्निक होती है मेडिटेशन में जाने की। कुछ चीजें ऐसी होती है ना, अगर मुझसे पूछेंगे तो होपोनोपोनो कुछ भी नहीं है, बट फॉरगिवनेस है, एक फॉरगिवनेस प्रैक्टिस होती है। तो जब मैं उन लोगों को कोच करती हूँ या समझाती हूँ, सिखाती हूँ, तो मैं सबसे ज्यादा होपोनोपोनो ईएफटी सिखाती हूँ। पॉजिटिव माइंडसेट, चीजों को देखने का नजरिया उनको सीखना, बदलना, अपने शब्दों पे ध्यान देना कि आप किस वक्त क्या कह रहे हो। ये छोटी छोटी चीजें जो हम लोग नजरअंदाज करते हैं, उस चीज पे ध्यान देने के लिए ज्यादा उन्हें बताती हूँ। और फॉरगिवनेस फॉर योरसेल्फ, फॉरगिवनेस फॉर अदर्स, इस तरह से आप खुद को और दूसरों को भी हील कर सकते हो। और ऐसे अनगिनत मेरे पास एक्सपीरियंस है, पर्सनल लाइफ में भी, मेरे रेसिपिएंट्स, क्लाइंट, मेरे फैमिली में भी, कि होपोनोपोनो से हमने बहुत सारी चीजों में ना चेंजेस देखा है। तो ये एक होता है। काउंसलिंग क्या है, जब आप किसी से काउंसलिंग, आप मेरे पास जब भी लोग आते हैं, आई कैन नॉट जज एनीवन, आई एम नॉट हियर टू जज एनीवन, क्योंकि अगर मैं उसको जज कर रही हूँ वो मेरे साथ फ्री नहीं हो सकते। तो मैं काउंसलिंग सेशन में सबसे पहले यही बोलती हूँ कि फॉरगेट कि आपके सामने कौन बैठा है, आप जिसको बिलीव करते हैं ना, आप ये समझो वो बैठे हैं और आप उनसे बात करें। तो आपके दिल में, दिमाग में जो भी बातें हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रही है और जिसका आप सोल्यूशन ढूंढ नहीं पा रहे हो, तो स्पीक अप, फ्रीली स्पीक करो। या तो आप कैमरा भी ऑफ कीजिए कि आप मुझे भी ना देखो, जिस पे बिलीव करते हैं आप उनसे बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए। आप खुद ही आपको जब आपको कोई जज नहीं कर रहा हो ना, तो आप इजिली उनके सामने खुल के अपनी बात रख सकते हैं। जब आप खुल के और पॉइंट वाइज अपनी बात बोलोगे, तभी तो आपको आंसर्स मिलेंगे। तो काउंसलिंग में हमेशा सामने वालों को मैं यही कहती हूँ कि बिलीव इन योरसेल्फ, पॉजिटिव थॉट, कैसे छोटी छोटी टिप्स, प्रैक्टिसेस से आप अपने आप को पॉजिटिव चीजों से कनेक्ट कर सकते हो। और जो नेगेटिव चीजें हैं, थॉट प्रोसेस है या नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं, उनको कैसे हम डिक्लटर कर सकते हैं, बस यही सिखाती हूँ और इसी के सेशंस लेती हूँ। Ma'am, moving to the next important topic about awards and achievement. What does being awarded as India's Iron Lady of the Year 2022? मैम वो कैसा क्षण था, कैसा पल था मैम, इसके बारे में हम प्लीज शेयर करिए थॉट्स। ऑब्वियसली जब आपको किसी चीज के लिए अवार्ड दिया जाता है, हैप्पीनेस तो होती है, बट हैप्पीनेस के साथ साथ मेरे को बहुत ग्रेटिट्यूड हुआ कि जो मैं कभी नहीं सोची थी, मेरे गॉड गुरु एंजल्स, मेरी फैमिली और मेरे मेंटर्स, मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग जो मेरे साथ थी, ये मिला। लेकिन एट द सेम टाइम एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है कि जब आपको किसी चीज के अवार्ड दिया जाता है, एट द सेम प्राउड से बहुत बड़ी ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्योंकि आपको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, क्राइटेरिया में रखा जाता है। आप आप समझ सकते हो कि कितना वो हैवी हो जाता है वो मेंटेन करने के लिए। तो आपको लर्निंग्स में इम्प्रूव करना है, प्रैक्टिसेस में और इम्प्रूव करना है,
कि जो आपको मिला है वो बना रहे और ज्यादा अपने आप को इम्प्रूव करना है। वैसे लर्निंग कभी भी बंद नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं अपना हमेशा ओकल्ट प्रैक्टिशनर लिखती हूँ। मुझे यही लगता है ओकल्ट इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इतना ज्यादा कि कंप्लीट हो भी सकता होगा किसी से, पर मुझे लगता है एवरीडे आई एम लर्निंग समथिंग जब मैं इसके ऊपर, इसके स्किल्स के ऊपर काम कर रही हूँ पर्सनल लाइफ में या दूसरों के सामने, क्योंकि एवरी वन इज डिफरेंट। दूसरों के हर डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के हिसाब से आपको वो चीजें करनी पड़ती हैं, और तो ये प्रैक्टिस ही होती है कि एवरीथिंग सेम नहीं हो सकता। तो बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हैप्पी हूँ एंड आई एम सो ग्रेटफुल, ब्लेस्ड एंड हैप्पी फॉर ऑल द ब्लेसिंग जो भी मेरे साथ है ईश्वर के पास। कनेक्टेड एक सवाल पूछना चाहूंगा, हाउ डू दीज रिकॉग्निशंस इन्फ्लुएंस योर वर्क एंड डेडिकेशन? डेडिकेशन, और जैसे मैंने पहले ही कह दिया शायद इस सवाल का जवाब, कि डेडिकेशन और बढ़ जाता आपका कि भाई मुझे एक किसी तरह का ऑनर मिला है, अब वो नाम को संभालना, इस ऑनर को, ये जो मुझे, आपको अगर मैं डॉक्टर बना दूं तो बीइंग अ डॉक्टर आपको क्या क्या करना पड़ता है, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी। आप जो भी फील्ड में, एग्जाम्पल आप जैसे आप मेरा इंटरव्यू दे रहे, तो आपको और इम्प्रूवमेंट करते रहना पड़ेगा। तो मुझे ये चीजें जब भी मिली है ना, तो ये मिला खुशी के साथ साथ, ब्लेसिंग के साथ साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ साथ, कि भाई मुझे और अभी अपना डेडिकेशन देना है, अपने टाइम को और ज्यादा राइट वे में इन्वेस्ट करना है, ये चीज जो मिली है इसको और बड़ा करना, तो यही कोशिश रहती है मेरी। मैम नेक्स्ट सवाल लेना चाहूंगा, हाउ डू यू मेंटेन योर पर्सनल ग्रोथ व्हाइल हेल्पिंग अदर्स? इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, ऑनेस्टली बहुत डिफिकल्ट होता है, बट देर इज नथिंग कॉल्ड इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे मैं ना ईश्वर से सुबह ही कह देती हूँ कि मैं खुद को, और दिन भर में मुझसे जो भी काम आपकी कृपा से होने वाले, चाहे वो मेरे पर्सनल हो, मेरे फैमिली हो, प्रोफेशन हो, मैं खुद को और इन कामों को आपके श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। अब आप मुझे उतनी डिटर्मिनेशन, विल, करेज, स्टैमिना, स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस दीजिए कि ऑन और बिफोर टाइम में सारी चीजों को मैनेज करूं। और करता धरता जब आप है, मैं एक चैनल हूँ, तो ऑब्वियसली कि आप जितना मुझे रखोगे तो मैं ये कर सकूंगी। मैं इस तरह से अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। मुझे चैलेंज आ जाता है जब मेरे बाहर के क्लाइंट्स होते हैं कि हमारा दिन उनकी रात है, और हमारा, आप समझ सकते हो, टाइम का मुझे वहाँ बहुत बड़ा चैलेंज आता है, क्योंकि अगर मैं रात में उन लोगों के साथ ज्यादा फोनो या कोई भी सेशंस लेती हूँ, तो मेरी मॉर्निंग के लिए मुझे थोड़े से डिफिकल्ट होता है। और मैं मॉर्निंग के सेशन लेती हूँ तो ऑब्वियसली मेरी पर्सनल, मेरी फैमिली है, तो फैमिली तो आपको देखनी चाहिए। थोड़ा मुझे वो चैलेंजिंग लगता है, तो किसी भी तरह ईश्वर की कृपा से मैनेज हो जाता है, पर ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। और भाई जब आपने इस जगह पे आए हो, आपको चुना गया है, तो आप में कुछ होगा तभी चुना गया है ईश्वर ने, तो अब आपको अपना करना तो पड़ेगा, तो करते हैं बस जैसे ईश्वर की मर्जी होती है। पर हाँ, मैं बिलीव करती हूँ जब मैं इस तरह से उठती हूँ कि मैंने खुद को अपने और मुझसे किए गए सारे कामों को आपके श्री चरणों में समर्पित करती हूँ, फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ मी एंड एवरीवन, वो अपने आप हो जाता है। Now, moving to another question, my favorite one. Can you please recommend any book or resources for for personal development? आप किस चीज में जानना चाहते हो उस हिसाब की बुक पढ़िए। देखिए, हेल्थ के लिए बुक्स है, हीलिंग्स के लिए बुक है, डॉक्टर्स के ऊपर बुक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बुक्स है। आप जिस भी चीज को जानना चाहते हैं उसकी तरह से पढ़िए। लेकिन जो मैं पढ़ती हूँ, थिंक एंड ग्रो रिच है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो सीक्रेट बुक है, सभी लोग, बहुत लोग उस बुक को जानते हैं, आप वो पढ़िए। और योगीनंद की बुक है, वो पढ़िए। तो इस तरह से बहुत अच्छे हैं, मोटिवेटिंग बुक्स पढ़िए, जो हमारे मतलब गुरु लोगों ने जो किताबें बनाई है, उनके टीचिंग्स जो लिखे गए, उन्हीं बुक्स को पढ़िएगा। आजकल के जो भी आप पढ़ रहे हो, नो डाउट हम वहीं से सीखे, हम कोई कहीं और बाहर से तो नहीं सीखे, पर आप आपकी स्पेसिफिक फील्ड, आपकी नीड, आपकी रिक्वायरमेंट या आपका थर्स्ट जिस फील्ड के लिए ज्यादा है, आप उस तरह की बुक्स पढ़िए। पॉजिटिव बुक्स ज्यादा पढ़िए, जितनी हो सके पॉजिटिव बुक्स पढ़िए। पॉजिटिव बुक्स से आपका माइंडसेट चेंज होता है। तो प्लीज हमेशा देखिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ। आप पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बुक्स पढ़िए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाइए। ये जो छोटी छोटी चीजें ना पॉजिटिव से रिलेटेड बहुत बहुत आपको हेल्प करते हैं। तो प्लीज गो फॉर ऑल द पॉजिटिव थिंग्स एंड पॉजिटिव बुक्स। Great, ma'am. Ma'am, talking more about book and money, how does your book, Master Your Money, contribute to the financial well-being? जो मेरा अपना एक्सपीरियंस था, जो मेरा अपना थॉट प्रोसेस था, मैंने उसको कोशिश की है उसमें करने की। नो डाउट मैं बहुत बड़ी अच्छी लेखिका नहीं हूँ, पर जब आपको कुछ अपने बिलीव हो जाते हैं, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि मेरे जैसा कोई और होगा, उनको भी कहीं ना कहीं कोई चीज रुक रही होगी, स्टक हो रहे होंगे थॉट प्रोसेस में या एक्सपीरियंसेस में। तो मुझे ऐसा लगा कि जो मैंने अपने उसमें सीखा है, या जो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, जो मुझे जितना समझ में आया,
तो उससे रिलेटेड मैं जो कर सकती हूँ मैंने किया। तो दिस इज हाउ आई जस्ट रोट इट। मनी के लिए माइंडसेट का बदलना बहुत जरूरी। मनी इज एनर्जी, ये लोगों को नहीं पता, और ये गलती मैंने भी की है, लोग भी करते हैं। उन्हें ये थॉट को बदलना होगा कि मनी इज नथिंग बट अ ब्यूटिफुल एनर्जी एंड हाउ यू ट्रीट इट, इट ट्रीट। हम इसी बारे में अगला सवाल लेता हूँ। व्हाट आर द की प्रिंसिपल्स ऑफ मनी हीलिंग यू एडुकेट? मनी हीलिंग के ऊपर रिलेटेड जैसे मैंने मनी एनर्जी बताई ना, आप ओके एग्जाम्पल के साथ बता देती हूँ। आपको मैं अच्छे से ट्रीट करूंगी, अच्छे से बात करूंगी, आप मेरे घर आए अच्छे से वेलकम करूंगी, आपके साथ अच्छे से बातें करूंगी, आपको अच्छा लगेगा ना, राइट। है ना? अगर वही मैं आपके साथ अच्छे शब्द नहीं यूज करूंगी, आपके साथ आपको इग्नोर करूंगी, आपकी डिसरेस्पेक्ट करूंगी, आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। तो मनी भी वही है, आप उसको कैसे यूज करते हो, उसके लिए आपकी थॉट कैसी है, वहीं पे सब कुछ है। अक्सर लोग बोलते हैं कि मैंने पैसे खर्च कर दिए, देखा डॉक्टर के पास गए मेरे पैसे खत्म हो गए, इतने सारे चेकअप कराए मेरे पैसे खत्म हो गए, आज इतना खर्चा हो गया, आज उतना खर्चा हो गया। ये चीजों को बदलना होगा। आप मेडिसिन पे इन्वेस्ट कर दो, खर्च नहीं। आप जब वर्ड को चुनोगे सही कि आज मैंने अपने हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट किया, मैं आप सब्जी ले रहे हो, फ्रूट ले रहे हो, सब्जी कितनी महंगी हो गई है, नो डाउट महंगी हुई है, पर आप बोल कैसे रहे हो कि सब्जी कितनी महंगी हो गई, मेरे तो पूरे पैसे खर्च हो गए। भाई आप सब्जी से कुछ ना कुछ इन्वेस्ट, कुछ रिटर्न ले रहे हो, तो आपने पैसों को इन्वेस्ट किया। जब भी आप किसी को पैसे देते हो तो प्लीज विथ गुड, आप जितनी अच्छी भाव के साथ उसको दोगे ना, वो उस तरह से आएगा। ये दुनिया गोल है ना, ये एनर्जी भी इसी तरह गोल है। द मोर लविंगली, और जितने प्यार से आप उस चीज को दोगे वो उतने प्यार से आपके पास आएगा। मेहनत से पैसा आता है, नो डाउट। पैसा आप अपनी ईमानदारी से जिस भी फील्ड में आप काम कीजिए पैसा आएगा, पर वो टिकेगा या जाएगा। आप मेरे घर मेहमान आए हैं, मैं आपको अच्छे से ट्रीट करूंगी तो आप मेरे पास रहोगे, मैं आपके साथ डिसरेस्पेक्ट करूंगी आप चले जाओ। एनर्जी है ना, तो बस मनी भी वैसा है, आएगा तो आपकी मेहनत से, आपकी काबिलियत से, आप जितना डिजर्व करते हो, लेकिन उसको रखना है, मल्टीप्लाई करना है या उससे नीचे उतरना है, ये जस्ट एनर्जी पे है। तो वही लोगों को बताती हूँ कि मनी को एक ब्यूटीफुल एनर्जी की तरह ट्रीट कीजिए और हैप्पी ब्लेसिंग्स के साथ दिया कीजिए, और जब रिसीव करते हो तब भी उसको बहुत अच्छे से एक लवली स्माइल और ब्लेसिंग्स और ग्रेटिट्यूड के साथ रिसीव किया कीजिए। तो ये बहुत हेल्प करता है। मैम इसी कंटेक्स्ट में एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि आप जो है मनी रिलेटेड, रिकी रिलेटेड और भी बहुत सारे आप कोर्सेज करवाती हैं। सो हाउ कैन पर्सन कैन कनेक्ट विथ यू? क्या क्या आप कोर्सेज करवाती हैं या क्या टाइमिंग है, ऑफलाइन ऑनलाइन कैसा है मैम? इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज डिटेल बताइए। अभी तक तो मैंने ऑनलाइन ही किया है, और मेरा नंबर भी है, और मैं जब भी कोई मेरे पास आते हैं तो आई जस्ट वेट कि 2-3 लोग इकट्ठे आए। अगर कोई सिंगल सिंगल आता है तो आई जस्ट से कि भाई आप अपनी थोड़ी ग्रुप बनाइए, कम्युनिटी बनाइए, क्योंकि टाइम और एनर्जी तो नहीं लग रहा है। तो आप अगर 4-5 लोग और इकट्ठा हो जाते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है। तो गूगल मीट से मैं 4-5 लोग होते हैं जिससे रिलेटेड उनके जो डाउट्स होते हैं, सेशंस होते हैं, जिस रिलेटेड वो कोचिंग लेना चाहते हैं, मैं उनको वैसे दे देती हूँ। मैम टॉकिंग अबाउट द कोर्सेज। कोर्सेज तो अभी तक टैरो का किया है, होपोनोपोनो का किया है, ईएफटी का किया है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव माइंडसेट, इन सब पे किया है। और थोड़े मेडिटेशन कराए हैं, जो उनको, जो मुझे लगता है कि कोई चीज उनके लाइफ में डिस्टर्ब कर रही है, जैसे चाइल्डहुड ट्रॉमा है या पेरेंट्स से रिलेटेड कोई उनका इश्यू है, तो मैं उन्हें वही सिखाती हूँ, और उनको बातों से जो मुझे समझ में आता है उस की पॉइंट को पकड़ के उसके ऊपर मेडिटेशन करती हूँ, कराती हूँ, सिखाती हूँ, ताकि वो उसको अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करे। Great, great. Ma'am, moving to another, my favorite topic, spiritual mantras. So, ma'am, what role does spiritual mantra plays in healing? मंत्र अपने आप में इतना बड़ा ब्लेसिंग है, हमें ईश्वर ने दिया है कि सही तरीके से अगर आप उसको अपने एज ब्लेसिंग की तरह लेंगे, बहुत इफेक्टिव काम करता है। अब रहे स्पेसिफिक मंत्र, अगर हम न्यूरोलॉजी से देखते हैं या स्पेसिफिक आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे अगर आपको हेल्थ इश्यूज है तो हम उसके लिए एक मंत्र अलग देंगे, मनी से है हम उसके लिए अलग देंगे, ओवरऑल आपकी प्रॉस्पेरिटी अबेंडेंस है उसके लिए अलग देंगे। मैं ज्यादातर लोगों को बीज मंत्रों पे काम करने के लिए बोलती हूँ, बीज मंत्र ही ज्यादा बताती हूँ, या फिर हनुमान चालीसा, सुंदरकांड ज्यादा बताती हूँ, क्योंकि बीज मंत्र वो होता है जब एक बीज, समझिए कि आप बीज को जिस तरह से डालेंगे, फिर उसको नर्चरिंग केयरिंग करेंगे, आप संकल्प ले रहे हो, कर रहे हो, आप उसको कर रहे हो, तो उसकी एक वाइब्रेशन होती है। तो किसी सीड को आपने डाला, उसको अच्छे से केयर कर रहे हो, तो बहुत सुंदर फूल आएंगे, जो भी आपने बीज डाला वो आएंगे। तो आप पे क्या लगा है, आप कांटे का बीज डाल के फूल तो एक्सपेक्ट नहीं करोगे, तो अगर आपने फूलों का बीज डाला है तो फूल ही आएंगे। तो रिक्वायरमेंट आपकी कैसी है, जैसे पढ़ाई के लिए हो गया,
हम सरस्वती माता के लिए दे दिए। गणेश जी हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारे विघ्न आ रहे हैं, दुविधाएं आ रही है, क्लैरिटी नहीं है, तो हम गणेश जी का बीज मंत्र दे दिए। तो इस तरह से मैं उन्हें बीज मंत्र ज्यादा बताती हूँ, बड़े बड़े मंत्र इसलिए नहीं बताती क्योंकि हम लोग आज की पर्सनल जो लाइफ हमारी इतनी फास्ट ट्रैक में चल रही है, इतना इजी नहीं, सिंपल बताती हूँ ताकि वो टाइम भी निकाल सके। और मैं बहुत सारे लोगों को बोलती हूँ कि मंत्रास मनी मंत्र चलते फिरते कर सकते हैं, हर मंत्रा नहीं, पर बीज मंत्रास को आप कर सकते हो। आप खाना बना रहे हो, आप हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा, आप देखिए खाने का स्वाद, खाने की ब्लेसिंग कितनी बदल जाती है। आप जल्दी में हो, राम 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 करते रहिए, आप देखिए आपको कैसी एनर्जी फील होती है। आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, आपको करना है, जय श्री राम बोलते रहिए, मनी मन बोलिए, आप देखिए आपकी एनर्जी कैसी होती है। तो ये जो ब्लेसिंग्स हमें ईश्वर ने दी है ना, छोटे छोटे मंत्रास को, बहुत बहुत बड़ी बात है। अगर आपके ऊपर बहुत भारी संकट है या कोई आपकी ऐसी चीज है जो आप लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, तब आपको संकल्प लेके उससे रिलेटेड मंत्रा को लेके उतने दिन का आपको करना चाहिए, और उसके रिलेटेड अलग मंत्र होते हैं। वरना डेली लाइफ के लिए तो मैं बीज मंत्रा ही सबको सजेस्ट करती हूँ, बहुत अपने आप में बहुत सिंपल और इफेक्टिव काम करते हैं, और मैं खुद भी इसी तरह ही काम करती हूँ। ग्रेट ग्रेट। हम जिस तरीके से आपने बताया, जो एग्जांपल आप अपने खुद के लाइफ के भी आप दे रहे हैं, दैट इज रियली हेल्पिंग। और जो मेरे ख्याल से अभी आपने मंत्र बताए, यस, छोटे मंत्र है, बीज मंत्र है, एंड इफेक्टिव, दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव। एक पर्सनल मेरा भी जो एक्सपीरियंस रहा है इन मंत्रों के साथ। मैम, मूविंग टू अनदर टॉपिक, जो आपने जिक्र किया था, एंजल और एनर्जी एनर्जी वर्क। तो ये एंजल हीलिंग और एनर्जी वर्क, हाउ डू एंजल असिस्ट इन हीलिंग प्रोसेस? या एंजल को बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि ये तो एक किसी रिलीजन से हैं, कनेक्टेड हैं, या उनके हैं ये। सो मैम, ये भी जो मिथ है और क्या है, इसके बारे में मैम प्लीज डिटेल में बताइए। मैं इसे मिथ कहूँ या एक मिक्स फीलिंग है, पर एंजल्स अगर मैं कहूँ तो हमारे यहाँ देवदूत, फरिश्ते, देवदूत, एंजल्स के नाम अलग अलग है पर काम एक ही है। एंजल्स का तो कहाँ तक ये भी कहा जाता है कि आपके अगर कोई फेवरेट एंसेस्टर है, वो किसी ना किसी रूप में आपकी हेल्प करते हैं, तो ये भी एक तरह के एंजल्स है। वैसे आर्क एंजल्स है, आपके पास, मेरे पास, हर इंसान के पास दो गार्डियन एंजल्स होते हैं, जो आपके पैदा होते ही आपके साथ आपकी ब्लेसिंग्स के रूप में रहते हैं। और वैसे आपके आर्क एंजल्स होते हैं, हर आर्क एंजल का काम अलग अलग है। हेल्प के लिए जैसे हम जिन्हें बुलाते हैं वो अलग है, प्रोटेक्शन के लिए हम माइकल को बुलाते हैं और गैब्रियल को बुलाते हैं, इस तरह यूरियल को मनी के लिए बुलाते हैं। बहुत सारे एंजल्स हैं, इन सभी एंजल्स का रोल अलग अलग, तो इन सबको हम बुलाते हैं। तो अब जैसे आप स्कूल है, चलिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक स्कूल है, प्रिंसिपल तो है ही जो हमारे गॉड है, ठीक है। क्या प्रिंसिपल सबको जाके सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं? नहीं। तो उन्होंने हिंदी टीचर, इंग्लिश टीचर, मैथ टीचर, साइंस टीचर, सोशल टीचर, पीटी टीचर, सबको एक एक काम रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, ठीक है। करता धरता तो भगवान है। तो इन्होंने क्या किया, एंजल्स बनाए कि भाई आपको प्रोटेक्शन चाहिए, आप माइकल से लीजिए, आपको हीलिंग चाहिए, रेचल से लीजिए, मनी से काम है, आप यूरियल से लिए। तो ये सारे सब्जेक्ट वाइज आपके नीड के हिसाब से सारे अलग अलग एंजल्स हैं। तो जब हम किसी की हीलिंग करते हैं तो फिक्स तो मेरा तो अपने फिक्स तो रेफल और माइकल है। फिर अगेन इट कम्स की रेसिपिएंट की जो रिक्वायरमेंट है या उनकी जो इश्यू है, उस हिसाब से उससे रिलेटेड हम एंजल को बुला के उनकी हीलिंग करते हैं। एंजल्स में एक बात ये होती है कि ये बिना उनको बुलाए आते नहीं, बिना इनसे हेल्प मांगे आपकी हेल्प नहीं करते, और उन्हें कुछ नहीं चाहिए आपसे, ग्रेटिट्यूड चाहिए। आप उनको ग्रेटिट्यूड से बुलाइए, ग्रेटिट्यूड से भेज दीजिए। आपको उनके लिए प्यार, रेस्पेक्ट रखना है, और बस इतना ही उनसे कहना है कि हमें ये चीज है, ये सॉल्व करो, और वो कर दे। और ये प्रैक्टिकली, मैं तो क्या आपको सभी हीलर से सुनने मिलेंगे, सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस है कि हीलर्स किस तरह से उनकी लाइफ को इजी बनाते हैं। लेकिन हाँ, एंजल्स को ज्यादातर क्रिश्चियनिटी से ऐसे जोड़ा जाता है। तो चलो मैं कहती हूँ हमारे एंसेस्टर्स हैं, हमारे देवदूत है, अगर हम दूसरा वर्ड यूज करें तो फरिश्ते कहते हैं। पर इन सब में यही है कि गॉड हर जगह नहीं हो सकते, तो ये होते हैं। और एक एंजल एट ए टाइम हर जगह होते हैं, एक एंजल एक नहीं 100 काम भी कर सकते हैं। वो बहुत प्यारे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तो मेरा तो उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत एंजॉय करती हूँ मैं उनसे बातें करना, बहुत अच्छा लगता है। इट्स फन, इट्स हमारे लिए कुछ एक चेंज, एक एनी टाइम एनीवेयर बोलते ना कि वो हमारे इस तरह से हेल्प करते हैं। तो बहुत अच्छी जर्नी है एंजल्स के साथ। ग्रेट ग्रेट मैम। मैम, मूविंग टू अनदर टॉपिक, मिसकंसेप्शन अबाउट जो स्टोन होता है और एक क्रिस्टल होता है। सो क्रिस्टल या जेम स्टोन जो अपन बोलते हैं, सो व्हाट बेनिफिट्स डू क्रिस्टल एंड जेम स्टोन ऑफर इन हीलिंग? क्या अंतर है, और दोनों में कैसे ये हीलिंग में या बेटरमेंट ऑफ जो है अलग अलग
प्रॉब्लम से इश्यू है उनको कैटर करते हैं। जेमस्टोन्स क्या है, आपके ग्रहों को देख के दिया जाता है, ठीक है। आप अगर एस्ट्रोलॉजी से देखा जाएंगे तो आपके ग्रहों को देख के देखा जाता है। और बहुत बार आपने देखा होगा कि कहा जाता है कि पहले 3 दिन आप उसको सर के नीचे रख के देखिए या कपड़े में बांध के देखिए, उसके साइड इफेक्ट है या आपको पॉजिटिव जो भी है, उसके बाद आप उसको धारण कीजिए, ठीक है। कुछ एक आधी जेमस्टोन है, जैसे पर्ल हो जाता है या अपना छोटे मोटे जो गोमेद हो जाता है, ये कॉमन है जो सबको दे दिया जाता है। बाकी सबको हमें पूछ के देख के करना पड़ता है। अगर अब मैं बात करूं हमारे क्रिस्टल्स या जो हम ब्रेसलेट्स पहनते हैं, रिक्वायरमेंट के ऊपर हम देते हैं। अब आपको मनी से रिलेटेड चाहिए तो हम आपको सिट्रिन देते हैं। आपको बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, हम ग्रीन एवेंचुरी देते हैं। मैं यहाँ एक और बताऊंगी, हम न्यूमरोलॉजी जब करते हैं तो आपके नंबर्स में जो मिसिंग है, तब भी हम आपको ब्रेसलेट रिकमेंड करते हैं कि जो एनर्जीज आपको नंबर से नहीं मिल रही वो ब्रेसलेट आपको मिल जाए। जैसे नंबर 5 आपको ग्रीन कलर को बताता है, तो हम ग्रीन एवेंचुरी आपको कह देते हैं कि आप पहना कीजिए, आपको इससे अच्छा रहेगा। नंबर 2 मिसिंग है तो मून का होता है, हम वो वाले क्रिस्टल्स आपको पहनने के लिए बोलते हैं या उसका ब्रेसलेट पहनने के लिए बोलते हैं। तो इस तरह से अब आपकी लाइफ में लाइक एक होता है लव है या अट्रैक्शन है, तो रोज क्वार्ट्ज होता है, ठीक है। इस तरह से हर एक क्रिस्टल एक एक चीज के लिए। अब इन क्रिस्टल्स को जब आप यूज कर रहे हो, अब मैंने आपको रिकमेंड कर दिया आपके पर्पज से, चलिए आपका पर्पज सॉल्व हो गया, अब वो आपके पास है, वो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं देगा। वो पीरियड किसी स्पेसिफिक पीरियड या काम होने के बाद उसको निकालना रखना कुछ नहीं, आपने रखा, आपने यूज किया, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहा है। इफ यू वांट कंटिन्यू, इफ यू डोंट वांट, उसको एक साफ सुथरी जगह पे कहीं नहीं तो पूजा घर में आप रख दीजिए, तब भी आपको काफी होता है। और सब सप्तिक की जो माला होती है, कुछ चीजें हमारे बहुत प्यूरिटी के साथ, तुलसी की माला है हम नहीं पहन सकते, बहुत सारे नियम होते हैं। तो ऐसे में हम क्या करें, तो हम वहां पे क्रिस्टल्स का हेल्प लेते हैं या ब्रेसलेट्स का हेल्प लेते हैं, क्योंकि वहां पे छोटी छोटी जो मिस्टेक या जो लोग नॉनवेज खाते हैं या जो लोग ड्रिंक्स करते हैं, वैसे तो करना नहीं चाहिए, अगेंस्ट हूँ मैं, ये नहीं कि आप पीते, पर हम रेस्पेक्ट करते हैं रुद्राक्ष की, तुलसी की माला की। तो उनके जो नियम, अदरक लहसुन नहीं खाना चाहिए, सोते समय पहनना नहीं चाहिए, तो ये नियम उस पे नहीं होते, तो थोड़ा इजी हो जाता है। लेडीज के साथ उनके साइकिल के टाइम पे आप बहुत सारी चीजें निकालनी पड़ती है कि ये मत करना, ये मत करो, रेस्ट्रिक्शंस बहुत हो जाते हैं। यहाँ पे आप जब ये ब्रेसलेट्स लेते हो या ये क्रिस्टल्स को पहनते हो तो कोई ये रूल नहीं, तो ये आपके लिए सुविधा के लिए, इजी डेली लाइफ के लिए बहुत सिंपल और इफेक्टिव हो जाता है। इसलिए हम क्रिस्टल्स और ब्रेसलेट्स के लिए ज्यादा बोलते हैं। तो मैम जैसा आपने बताया क्रिस्टल के बारे में एक बहुत अच्छी चीज बताई कि क्रिस्टल कैन बी वियर्ड एनी टाइम, बट विद द गाइडेंस वो पता होना चाहिए आपको गुरु से, आप जो आपने वो बताया गया है, एंड इन जनरल भी आप उसको रख सकते हैं। दैट इज रियली गुड। मैम आपने शुरुआत में एक और बात करी थी, आपने क्लासेस की जो बात करे थे कि होपोनोपोनो की बारे में आपने बात करी थी, टेक्निक के बारे में कुछ बात करी थी मैम। सो मैम व्हाट इज होपोनोपोनो एंड हाउ डज इट हेल्प इनटू हीलिंग, की मैं जब बात करूं, और आपकी क्या प्रैक्टिसेस हैं, आप जैसे सिखाती हैं तो किस क्या क्या प्रैक्टिसेस, क्या क्या स्टेप्स रहते हैं या क्या क्लासेस रहती हैं मैम, इसके बारे में मैम प्लीज बताइए। होपोनोपोनो एक हवाइन टेक्निक है या प्रेयर है। इसमें सिर्फ 4 वर्ड्स होते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। आई एम सॉरी इसलिए कि नोइंगली अनोइंगली आपने जो गलती की है आप उसको एक्सेप्ट कर रहे। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज मुझे माफ कीजिए कि नोइंगली अनोइंगली मैंने किया, मुझे समझ नहीं थी। थैंक यू कि आपने मुझे उस चीज के लिए माफ कर दिया। आई लव यू इसलिए कि आप माफ करने के बाद एक हैप्पीनेस आपने होती है। ये आप अपने हेल्थ के लिए कर सकते हो, मनी के लिए कर सकते हो, पर्सन के लिए कर सकते हो, जो आपके पास है उनके लिए कर सकते हो, जो दूर है आपके लिए कर सकते हो। मेरे 1-2 सेशंस में तो क्लाइंट्स को कुछ हेल्थ इश्यूज थे, मेडिसिन कंपलसरी मैं अभी फिर बता दूं, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आप अपना चेकअप अपना सब कराएंगे। उसके साथ साथ मैंने उनको उससे रिलेटेड ये होपोनोपोनो कहा कि आपको हेडेक हो रहा है, तो मैंने कहा आप बस होपोनोपोनो अपने हेडेक के लिए बोला करो कि जो भी हेडेक हो रहा है उसका रूट कॉज जो भी है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। नोइंगली अनोइंगली आप उसके रूट कॉज को फॉरगिव मांग रहे हो। वो कहीं से जो भी रीजन है, आपके आई साइड से है, ओवरथिंक से है, या आपकी रात में नींद पूरी अच्छी नहीं हुई, या आपके डाइजेशन इश्यूज है, या किसी चीज की एलर्जी से है, तो इस तरह से ये काम करता है कि आपको कुछ पता हो या ना हो, आप उसको मांग रहे हो तो वो आपको इफेक्ट दे देते। एक तरह का मंत्रा है जो चलते पड़ते किया जाता है, बैठ के भी किया जाता है। और वंस अगेन कोई इसके अंदर रूल्स नहीं है, पर शांति से बैठ के किया जाए काम के, उसके बाद ही बहुत अच्छी होती है। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, मेरे होपोनोपोनो के साथ तो बहुत है, पर ये वाला तो
मैंने इसके लिए वीडियो भी बनाया था कि मैं एक बार कहीं ट्रैवल कर रही थी और मुझे ऑन और बिफोर टाइम पहुंचना था। मैं इतनी ट्रैफिक में फंस गई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मुझे टाइम पे पहुंचना था, तो ट्रैफिक हिल भी नहीं रही थी। तो मैंने बस तुरंत से गॉड गुरु एंजल्स को अपनी प्रॉब्लम बताई कि भाई मेरे को ऐसा ऑन और बिफोर टाइम यहाँ पहुंचना है और मैं पहुंच नहीं पा रही, प्लीज हेल्प मी। और मैंने तुरंत ओपन ओपन की आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, मैंने बोलना शुरू कर दिया। मेरे बोलने के 2-4 मिनट के बाद ही ट्रैफिक में मूवमेंट होने लगी, थोड़ा सा हटने लगा। जो गाड़ी इतनी देर से एक जगह रुकी थी वो थोड़ी थोड़ी चेंज होने लगी। ठीक है, मैं ऑन अ बिफोर 4 नहीं पहुंच पाई, पर मैं एटलीस्ट ये करने से 4:10 4:15 को उस जगह पे पहुंच गई। अगर मैं ये नहीं करती, ये मैं मेरा बिलीव है, अगर मैं ये नहीं करती तो शायद मैं 5 सवा 5 बजे पहुंचती। तो इस तरह से मेरे छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं। अगर मैं कहीं लेट हो रही हूँ या कोई काम मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं टारगेट अचीव नहीं कर पा रही हूँ या मुझे किसी चीज के लिए बहुत गिल्ट फील हो रहा है, हैवी फील हो रहा है, तो मैं इस तरह करती हूँ और मुझे इमीडिएट आराम मिलता है, उससे रिलेटेड सोल्यूशन मिलता है। तो मैं 1-on-1 सेशन में इसके और भी मेडिटेशन है, इसके थोड़े से और भी चीजें रहती है, उसके ऊपर कराती हूँ, तो ये होता है। मैं यहाँ एक और टिप देना चाहूंगी कि मनी से रिलेटेड इस तरह से कुछ होता है तो आप मनी को लीजिए, क्योंकि आपको खुद नहीं मालूम कि आपने मनी को कब कैसे ट्रीट किया, उसके बारे में आपने कब क्या कहा। तो आप मनी को, अपने वॉलेट को, अपने पर्स को अपने हाथ में रखे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप इस तरह से कहते रहेंगे। आप मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई चमत्कार होगा, बारिश होगी, नहीं नहीं, जो आप मेहनत कर रहे हैं, पर जो रुक रुक के आ रहा है, या आपके क्लाइंट्स बढ़ जाए, आपको अपॉर्चुनिटी आ जाए, या वेरियस सोर्स ऑफ इनकम को स्टार्ट हो जाए, इस तरह की चीजें आपको दिखने लगेगी अगर आप आज बिलीव दिस सिर्फ फेथ और सरेंडर के साथ करते हैं। तो ये एक मिराकल है और इसे हर किसी को करना चाहिए। मैम, जैसे आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, प्लीज शेयर क्लाइंट एक्सपीरियंस ऑल्सो। क्या क्या मिरेकल या ये मैं बोलूँ रिजल्ट्स क्या क्या मिले, और कुछ उसमें फनी, कुछ उसमें स्ट्रेंज, चौंकाने वाले, कुछ थोड़े से वियर्ड। मैम ऐसे जो भी है, टेस्टिमोनीज हैं, फीडबैक्स हैं, मैम प्लीज प्लीज बताइए। अब जैसे किसी का पासपोर्ट का नहीं हो रहा था काफी टाइम से, पासपोर्ट उनका, आपको तो पता है कि पासपोर्ट और वीजा एक ऐसी चीज है, जब रुकता है तो रुकते ही जाता है बात। तब मैंने उन्हें ये कहा था कि आप ये वाला खरीदिए, और जो चीज बहुत टाइम से चल रही थी, आई थिंक 3 या 4 दिन में उन्हें वहां से कॉल मैसेज जो भी मतलब वेरिफिकेशन आ गया था कि आपका ये प्रोसेस है, आपको मिल जाएंगे। तो ये आपकी उस चीज को रिमूव करती है, वो जो डिले हो रहा है, जो गैप है, उस चीज को थोड़ा सा कम करते हैं, उस चीज को इजी बनाते हैं। तो यहाँ पे एक था, और एक क्लाइंट की बच्ची को बहुत बुखार था, काफी बुखार था, डॉक्टर सब चल रहे थे, बट यूजुअली आप जानते हो कि माइंड थोड़ी सॉफ्ट कॉर्नर होती है। अब वो सॉफ्ट कॉर्नर में जो उनसे होता है वो कर तो रहती है, लेकिन अंदर ही अंदर एक गिल्ट हो जाता है कि कहीं मुझसे ही कोई गलती हुई, मैंने ठीक से नहीं देखा। अब वो बच्ची तो ठीक होगी ऑब्वियसली ईश्वर की कृपा से, पर ये गिल्ट आपको अंदर से और बीमार कर रहा है। तो तब जब उनका कॉल आया तो मैंने कहा कि आप अपनी बच्ची के पास बैठिए, उसका नाम लेते हुए मनीमन, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू बोलिए। क्योंकि मुझे मालूम था जब ये प्रेयर करेंगे तो बच्ची तो ठीक होनी ही होनी, पर ये जो अंदर खुद को ना अनोइंगली थोड़ा सा टारगेट करके अपनी हेल्थ पे इफेक्ट कर रहे हैं, या ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या रो रहे हैं, इनका जो भी डिप्रेशन या जो भी चीज नेगेटिव जा रही वो इम्प्रूव हो। इससे यही हुआ कि 1-1.5 घंटे के बाद बच्ची का फीवर कुछ कम होना ठीक हुआ। एट द सेम टाइम जी, जो गिल्ट फीलिंग थी माँ की, जो परेशान हो रही थी, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस जो आ रहे थे, वो चले गए, और उन्हें रिजल्ट दिखा, और उनके कॉन्फिडेंस बढ़ा, खुशी बढ़ी, तो उन्होंने और किया, तो वो भी ठीक रही, बच्ची भी ठीक रही। इस तरह से दोनों चीजें बहुत जल्दी काम हुई। और भी बहुत है, मैं जितने चाहे बता सकती हूँ, पर मुझे अभी जल्दी से जो याद आया मैंने बता दी। Right, right, right. Ma'am, moving to the end of the podcast, ma'am, how do you see the future of spiritual healing? Yes, इंडिया में भी अभी लोग बात करने लगे हैं इसको, एंड यस, अब्रॉड की भी जब मैं बात करूं तो वहां पे भी अभी इन मॉडलिटी पे बहुत ज्यादा बात हो रही है, एंड दे आर प्रेफरिंग कोई इंडियन गुरु मिले उनको जो उनको गाइड करें। सो मैम इसके बारे में प्लीज बताइए। ओकल्ट जितना अब्रॉड में फेमस हो रहा है, चाहे वो हीलिंग हो, न्यूमरोलॉजी हो, वास्तु हो, इंडिया में अभी भी किंतु परंतु क्वेश्चन हमारे ये हमारे वो बहुत चल रहे हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं ही नहीं, मतलब स्पिरिचुअलिटी या ऐसे इस मोडालिटी में हम बोल रहे, हम जितने भी आपके पॉडकास्ट पे भी आएंगे तो आप उनसे पूछना, आपको बहुत सारे शंकाएं वाले लोग मिलेंगे। अभी भी उनको क्वेश्चंस बहुत है, लेकिन बाहर वालों के पास शंका नहीं, वो बिलीव कर लेते। अब ये लोग क्या करते हैं, जब किसी और का होता है अच्छा, उसके बाद बिलीव करके आपके पास आते हैं। ये मुझे थोड़ा सा खटकता है कि भाई उसका अच्छा हुआ ना तो हम आएंगे। आप खुद पे बिलीव नहीं कर रहे, अपने ईश्वर पे बिलीव नहीं कर रहे। मेरा तो ये मानना है कि जब आप हीलिंग करवा रहे हो, टैरो करवा रहे हो, ये मैं करती हूँ शायद इसलिए
कि मैं तो डिवाइन चैनल हूँ, आपके सवाल उनके मतलब वो जवाब दे रहे, चाहे वो टैरो के थ्रू या रेकी के थ्रू। और जैसा मेरा बिलीव है कि न्यूमरोलॉजी आपका या जो भी चीजें हैं आपके कार्मिक के ब्लूप्रिंट है। रेमेडीज आप करते हो, कर्मा ठीक करते हो, सोच विचार ठीक करते हो, ऐसा करते हो, पर ये बातें इन लोगों को समझ में नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बनना है तो अंबानी बनना है, वरना तो कुछ नहीं बनना। ये बहुत बड़ा इशू आ जाता है कि आप अंबानी क्यों नहीं बने। क्यों, मैंने कोई बुरे कर्म नहीं करे होंगे? अगर मेरे लाइफ में मैं हीलर होने के बाद भी, ओकल में होने के बाद भी अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, तो मैं क्या भगवान हूँ जो नहीं आएंगे? मेरे साथ ये भी बहुत बड़ा चैलेंज आता है। मैं यहाँ कहना चाहूंगी, मेरे लिए चैलेंजिंग ये है कि भाई तुम ओकल्ट हो, तुम सबको बता रहे हो, तो तुम क्यों नहीं फिर ये बन गए, तुम क्यों नहीं वो? मैंने कोई क्या मैं भी इंसान हूँ, मैंने भी कोई अपने पास्ट लाइफ में नेगेटिव कर्मा किए हैं, इमीडिएट पास्ट में भी किया, तो उसको तो देना पड़ेगा, क्योंकि कर्मा तो अपना रोल प्ले करेगा। लेकिन आप इस रास्ते पे जब आ जाते हो ना, तो आपकी थोड़ा सा सजा कम हो जाती है। इजिली एफर्टलेसली आपको जो चीज आपसे 10 साल बाद होने वाली है वो 5 साल में मिल जाएगी। अगेन आपके थॉट प्रोसेस, आपका बिहेवियर, आपकी हर चीज को चेंज करने के बाद होगी। जो मेरे टाइम पे लिखा है वो होगा, मुझे वक्त से पहले भी हो सकता है। वो किसी को अगर सजा मिल जाती है तो आपके अच्छे बर्ताव की वजह से आपको 5 साल पहले छोड़ दिया जाता है। देखा ना आपने, सुना भी होगा, ऐसा होता है। तो ओकल्ट भी है। तो मेरे पास तो चैलेंज ये आता है कि भाई तुम्हारे पास इतना सबको बता रही, तो तुम्हारे पास क्या मिला? मेरे पास जो मिला वो आपके पास मुझसे मल्टी, आपके बैंक अकाउंट या आपके एसेट से भी ज्यादा मिला होगा। मैं नहीं कह सकती कि जैसे मैं गॉड आई एम ब्लेस्ड कि मुझे इनकी एनर्जीज फील होते हैं, मैं इनसे कनेक्ट हो पाती हूँ, और इन लोगों की ये सब फिल्मी बातें लगती है। तो ये चैलेंज हमारे को बहुत ज्यादा है, और बाहर के लोग इस चीज को बिलीव करते हैं और रिजल्ट भी पाते हैं, और वो लोग ज्यादा, आप देखिए, चेंज हो रहा है। यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो हर चीज ये कनेक्ट करते हैं कि वेस्टर्न के लोग तो कुछ फॉलो नहीं करते, उनकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, आपको नहीं पता कि वो लोग कितना फॉलो करते हैं। सबसे बड़ी ट्रेजेडी तो ये, जब उनको रिजल्ट मिलेगा तब आप आओगे। ये जो बीच के 1 1.5 साल 2 साल आप वेट कर रहे हो ना, करो, तब तक वो बहुत बेटर हो जाएंगे। जब आपका स्टार्ट होगा आप और उस गैप को फिल करोगे। तो ये बड़े मजेदार वाली बातें हमारी फील्ड में मिलती है, लोगों से मिलती है। पर देन अगेन, जब आपका राइट टाइम आएगा, आपको सही गुरु, सही गाइडेंस और वो चीज आपकी लाइफ में अपने आप होने लग जाएगी। ये मेरा बिलीव है, तो होगा। ग्रेट मैम, आपसे बात करके सही में बहुत एक अच्छा लगा। एंड मैं अपने व्यूवर्स को एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि आज डॉक्टर पूनम जी हमारे साथ हैं। शी इज वेल रिनाउंड स्पिरिचुअल हीलर, वास्तु कंसल्टेंट। पूनम मैम एक रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, टैरोट रीडर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, लाइफ कोच हैं, काउंसलर हैं। सो मैम, आज का पॉडकास्ट यही समाप्त करते हैं आपका एक इम्पोर्टेंट मैसेज के साथ। आस्क, बिलीव, रिसीव, रेस्पेक्ट एवरीवन। आप जिस भी डायटी को मानते हो ना, जिस भी जो भी आप हो, अपने पेरेंट्स, अपने आसपास की चीजों को एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। ये जो ब्लेम गेम खेलते हैं ना, कुछ नहीं होगा। और किसी से बराबरी करने से ज्यादा बेटर है आप अपने आप को बेटर बनाएंगे। फॉरगिव कीजिए, उनके लिए नहीं, वो क्योंकि यू डिजर्व बेटर, उनसे ज्यादा आपको बेटर करना है। ट्रस्ट कीजिए इन सारी चीजों को, अगर आपको करना है। और नहीं करना है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्लीज ओकल की फील्ड और स्पिरिचुअल की जर्नी में जो लोग हैं, उनका प्लीज आप उनको मजाक मत बनाइए या उनके साथ ऐसा कुछ मत कीजिए। वी नेवर नो, कर्मा हैज इट्स रोल। तो प्लीज अच्छे से रहिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ अदर्स, रेस्पेक्ट एवरीवन, एंड बस इसी तरह अच्छे से रहिएगा, सब अच्छे ही होगा। ग्रेट मैम। मैम रियली थैंक यू अगेन, आपने टाइम निकाला फ्रॉम द टीम ऑफ योगीराम एंड योगीराम के जितने भी व्यूअर्स हैं। एंड मैं चाहूंगा कि अपन आगे भी एक एक मॉडलिटी पे, आज जो अपना डिस्कशन था दैट वाज इनटू अ कंप्लीट होलिस्टिक एक अप्रोच थी कि आप क्या क्या चीजें, क्या क्या मॉडलिटी से आप जो है लोगों को गाइड करती हैं, उनको डायरेक्शन दिखाती हैं। बट यस, आई विल बी आस्किंग यू अ हेल्प, अ रिक्वेस्ट कि आप आगे भी पॉडकास्ट में आए एंड वी विल टॉक अबाउट ईच मॉडलिटी जो आपने बताया। रेकी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, होपोनोपोनो का आपने बताया, और भी बहुत सारी जो चीजें हैं आपने उसके अंदर भी और बहुत सारी चीजें बताई। सो यस, वी विल गेट इनटू दैट स्पेसिफिक जो है सब सब टॉपिक्स हैं मैम, उसके बारे में आप अपन बात करेंगे मैम। सो मैम थैंक यू वेरी मच, आपने अपना टाइम दिया, वैल्यूएबल टाइम दिया मैम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, एंड ऑल्सो थैंक यू कि इस तरह जितने लोग इस चीजों को समझेंगे, अपनी लाइफ को सिंपल बनाएंगे। और बहुत अच्छे से सारी चीजें सिंपल है, थोड़ा पेशेंस रखिए चीजों के ऊपर। और थैंक यू वंस अगेन, आपकी टीम को, आपको, गॉड गुरु एंजल्स को, एंड सभी व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच। मे गॉड गुरु एंजल्स ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। थैंक यू मैम।